हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस नए साल में आप लोगों के जीवन में भी ढेर सारी खुशियां आए। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो उसमें आपको सक्सेस मिले। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम लोग जो सीटेड फरवरी 2026 में होना है उसके लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये जो आपको टैग लाइन दिख रही है ना कि 60 में 60 यहीं से आएगा, तो हाँ 60 में 60 यहीं से आएगा, बस आप ईमानदारी से पढ़ते चलें। पहला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री सेगमेंट का हमने पहला क्वेश्चन लिया है और ये हमारी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखिए हमने ना ये देखा कि कक्षा 7 का जो इतिहास है एनसीईआरटी में वो मतलब 1000 वर्षों में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं उसकी बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये मध्यकाल जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये 1000 साल कितने से कितने टाइम का है तो हमने देखा था तो 700 से 1750 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक, चलिए हमने इसमें देख लिया था कि कैसे कुछ परिवर्तन हुए थे, कुछ शब्दावलियां वगैरह देखी थी, मैप वगैरह देखा था। लेकिन अब दूसरा जो चैप्टर है ना वो संबंधित है कि इस टाइम पीरियड में कुछ नवीन शासकों का उदय हुआ, उनके बारे में हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था इसके पहले जो क्लास 6 वाली हिस्ट्री है उसमें हमने भारत देश के जो प्राचीन शासक रहे हैं उन्हें देखा। लेकिन अब कुछ नए शासकों का उदय हो रहा है, जो पुराने मतलब कि महान एम्पायर रहे हैं उनका समापन हुआ है और उन्हीं के खंडहर पर नए जो साम्राज्य हैं या जो नए राज्य हैं उनका उदय आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के ही बारे में देखेंगे। कुछ भारी भरकम उपाधियां आएंगी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबको आज की वीडियो में देखना है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8वीं सदी के मध्य में, ठीक है, कब का ये समय है ये आपको पता होना चाहिए कि 8वीं ईस्वी या 8वीं सदी के मध्य में वो कौन से शासक हैं जिनके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया गया और अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया गया। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस देखिए, नागभट्ट, दंतीदुर्ग, विजयालय, और ये विजयालय चोल वंश के हैं, और पृथ्वीराज तृतीय। ये आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। उत्तर जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान है या आप इसको यज्ञ भी कह सकते हैं, इसकी महत्ता क्या थी, आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि अगर कोई व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम जिस जाति या जिस समूह से हैं उसको चेंज करके दूसरी जाति या दूसरे समूह में शामिल हो जाएं, तो उसके लिए उन्हें हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाना पड़ता था। जैसे आप देखेंगे कि ये जो दंतीदुर्ग है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने पहले ये ब्राह्मण थे, ठीक है, ये पहले ब्राह्मण थे, लेकिन अपने आप को हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवा के क्षत्रिय घोषित कर दिया कि अब हम ब्राह्मण ना होकर के क्षत्रिय हो गए हैं। तो कास्ट परिवर्तन करने के लिए या वर्ग परिवर्तन करने के लिए इस तरह का अनुष्ठान करवाया जाता था उस समय में। कब की घटना है? 8वीं सदी की घटना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्या हमने आपको दे दी है कि दंतीदुर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान, इट मीन्स राष्ट्रकूट वंश के शासक जिनका नाम है दंतीदुर्ग, पहले ये चालुक्यों के अधीन हुआ करते थे। तो चालुक्य कौन है? तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक वंश है। जैसे हम लोगों ने गुप्ता वंश देखा, मौर्यन वंश देखा, वैसे ही आपको दक्षिण में चोल, चालुक्य, इस तरह के वंश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चालुक्य जो वंश था उनकी अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। अर्थात अब ये कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी अधीन नहीं रहूंगा, मैं खुद एक स्वतंत्र शासक हूं, मुझे अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि उसने उन्हें हराया और हिरण्यगर्भ नामक शाब्दिक जिसका अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया और उसके बाद भाई क्या किया? अपने आप को कहा कि देखो भले ही मैं क्षत्रिय के रूप में जन्म नहीं लिया, अर्थात अजन्मा नहीं हूं, मैं क्षत्रिय जो है उस रूप में मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन इस अनुष्ठान को करवाने के बाद मैं अपने आप को क्षत्रिय घोषित करता हूं। तो ध्यान रहेगा कि नहीं, अनुष्ठान कौन सा है? जिस हिरण्यगर्भ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो याद रखना है यहाँ से ना कितने क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो आपको इस जो है यज्ञ के बारे में पता होना चाहिए कि जो अनुष्ठान है किस लिए करवाया जाता था। ठीक है, और दूसरा कि जो दंतीदुर्ग हैं जिनके द्वारा इस यज्ञ को संपन्न करवाया गया, ये पहले किसके अधीन हुआ करते थे? तो ये भाई मतलब कि चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन उन्होंने चालुक्यों को पराजित किया, उनकी अधीनता को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि अब हम स्वयं ही एक शासक हैं, हमें
तुम्हारे अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कन्नौज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के बहुत क्वेश्चन बनता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 राजवंश शामिल थे, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, चोर चेर पांड्य, तो ये देखिए ये नहीं थे। ठीक है, पाल चोर राष्ट्रकूट या गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल, और चौथा है चाहमान गहड़वाल या चालुक्य, ये भी नहीं थे। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बताइए। तो याद रखिएगा, कन्नौज जो कि अपने यूपी में है। ठीक है, तो हमारी यूपी में है, इसको महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये जो कन्नौज है, यहाँ पे अधिकार करने के लिए 3 वंश के शासक हमेशा ही लड़ते रहे। और वो 3 वंश के शासक कौन है, एक तो गुर्जर प्रतिहार यानी कि प्रतिहार वंश के शासक, दूसरा राष्ट्रकूट वंश के शासक, और तीसरा जो हमारे ईस्टर्न साइड में रहे हैं पाल वंश के शासक। ये तीनों लोग हमेशा ही कन्नौज पर अधिकार करने के लिए झगड़ा लड़ाई करते रहते थे। और आपको मैंने पिछली वीडियोज में बताया है कि ये लोग आपस में हमेशा ही भिड़े पिले रहते थे, जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयों का जो असर हुआ ये हुआ कि ये लोग बहुत कमज़ोर हो गए। और जब ये कमज़ोर हो गए तो इनको पराजित करके फिर दूसरे राजवंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो आपस में लड़ करके अपनी शक्तियों को छीन ना करें। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपको बता रहे हैं कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। वांछनीय इट मीन्स जिसकी आकांक्षा हर कोई कर रहा था। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों अलग अलग वंश हैं। यही कारण है कि इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि इन वंशों के शासक जो है ना, ये सदियों तक, मतलब 1-2 साल नहीं, सदियों तक, मतलब 100 साल के भी ऊपर की बात हो रही है कि कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, मतलब कन्नौज हमारा है, कन्नौज हमारा है, ये करते करते भाई इन्होंने 100 साल से भी ज़्यादा लड़ा, मतलब कि अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। फिर देखिए, कह रहे हैं क्योंकि इस लंबी लड़ी या लंबी जो है चली लड़ाई की वजह से ये भाई आपस में क्या हो गए, कमजोर होते गए। लेकिन अगर आपसे कहें कि इसे त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि 3 वंश के शासक आपस में लड़ाई कर रहे थे, और 3 से बना हुआ है त्रि और पक्ष अर्थात अलग अलग के लोग, तो इसी वजह से इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। किसके लिए हो रहा था ये युद्ध, तो याद रखिएगा कन्नौज के लिए हो रहा था। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम एनसीईआरटी में भी जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सब हाईलाइट करके रखा है, तो अभी बताते हुए चलेंगे। लेकिन अभी पहले ना क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित एक शब्द है वेट्टी, और इसका अर्थ क्या था। तो वेट्टी को आप ये मत समझिएगा कि बेटी लिखा हुआ है, नहीं, बेटी नहीं है ये। पहला देखिए, भू राजस्व, क्या ये लैंड रेवेन्यू था। दूसरा देखिए, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला टैक्स, मतलब एक ऐसा टैक्स था जो कि मतलब जबरदस्ती जो है करवाया जाता था काम, उस टाइप का। तो कहते हैं ना कि एक शब्द आता है, आपने ज़रूर सुना होगा, मजदूरी। कैसी मजदूरी, बेगारी, जहाँ पे आपको मजदूरी तो करनी है लेकिन उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वही था। चोल अभिलेखों में जो वेट्टी शब्द आया है वो इसीलिए यूज हुआ है कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। ठीक है, तो जबरन श्रम इट मीन्स बेगारी टाइप का करवाना है। ठीक है, तो ये एक तरह से टैक्स लिया जाता था। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि तमिलनाडु में ना आप देखेंगे कि जो चोल वंश थे उनके यहाँ 400 से भी ज़्यादा प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। मतलब हर चीज़ का टैक्स। अगर आप समझ लीजिए कि मकान बनवाने जा रहे हैं और उस मकान को बनवाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है कि छज्जा डालना है, सीढ़ी से चढ़ करके लोग छज्जा डालेंगे, तो उस सीढ़ी पर भी टैक्स लिया जा रहा था। मतलब कोई ऐसा एरिया बचा ही नहीं था जहाँ पे टैक्स ना लिया जाता रहा हो, और 400 से ज़्यादा शब्द मिलते हैं टैक्स को लेकर के। आगे देखिए, इनमें सबसे जो उल्लिखित है यानी कि सर्वाधिक बार जिसका यूज़ किया गया है वो है वेट्टी, जो कि नगद की बजाय जो है कैसे लिया जाता था। अर्थात इसमें ना ऐसा नहीं था कि तुम एक डलिया हमको धान दो या फिर ऐसा कुछ करो कि जो है मुद्रा ला के दो, नहीं। वेट्टी जो था वो था कि भाई आओ और काम करो मुफ्त में, ठीक है, जिसका आपको पेमेंट नहीं मिलना है, तो वही है वेट्टी। आपसे पूछ सकते हैं कि वेट्टी जो है वो किस वंश से संबंधित है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये चोल वंश से संबंधित है। और ये क्या था, तो एक प्रकार का टैक्स था जो कि जबरदस्ती मजदूरी टाइप की करवाई जाती थी। ठीक है, यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि प्रशस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। हमने पहले भी बताया, प्रशस्ति इट मीन्स प्रशंसा कौन करते थे, तो जो उनके यहाँ रहने वाले दरबारी थे वो प्रशंसा किया करते थे। किसकी करते थे,
अपनी करेंगे? नहीं, शासक की प्रशंसा किया करते थे, ठीक है? हमने देखा था हरिश्चंद्र का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है? जिसमें उन्होंने अपने शासक की अच्छी खासी भर-भर के बुराई की थी क्या? नो, भैया एकदम मतलब ऐसा बता दिया था कि वो भगवान के बाद वही हैं, मतलब भगवान ही हैं आप समझ लो। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कह रहे प्रशस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला, इसमें जो है ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सदैव शब्दशः सत्य होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो केवल और केवल अपने शासक की चाटुकारिता करता हो, वो कभी भी एज इट इज चीजों को नहीं लिख सकता। वो केवल वही चीजें लिखेगा जिसमें 4 लेयर लगी हों और मतलब कि फ़िल्टर पे फ़िल्टर, फ़िल्टर पे फ़िल्टर लगा हो। कुल मिला के सबसे अच्छा जो मक्खन वाला मतलब कि थीम है ना, उसी को उठा कर के और प्रशस्ति में लिखेगा। यानी कि बुराई तो कर ही नहीं सकता। वो ऐसे दिखाएगा अपने शासक को जैसे उसमें बुराई नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ठीक है? तो ये शब्दशः सत्य तो हो ही नहीं सकते। आप समझिए 10% सत्य रहा होगा, 90% तो फेंकू-फेंकू बातें लिखी गई रही होंगी। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई। तो हाँ भाई, ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई हैं क्योंकि शासक तो सामान्यतः अनपढ़ हुआ करते थे, तो ये क्या ही लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि केवल दूसरा सही है और केवल 2 यहाँ पे बी में है। थोड़ा ये विकल्प इधर-उधर हो गया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी होगा, ये आप जाने रहिए। तो यहाँ देखिए प्रशस्तियाँ इट मीन्स प्रशंसा, और ये संस्कृत मतलब कि संस्कृत भाषा का शब्द है। कह रहे हैं प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे। ठीक है, हो ही नहीं सकते ना। अगर कोई किसी की प्रशंसा में कुछ चीज़ लिखी जा रही है तो आप समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ा के ही लिखी जाएंगी, तिल को ताड़ बना करके ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहे हैं कि ये हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसे बस मतलब कि शूरवीर, विजयी या योद्धा दर्शाना चाहते थे। ठीक है, तो आगे देखिए, ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई जो कि अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। तो ये जो विद्वान ब्राह्मण थे, ये लोग ज्यादातर दरबारी भी हुआ करते थे, तो शासक की मदद तो करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो विचार मंत्रणा करते ही रहे होंगे। आगे देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि शासकों और उनकी नीतियों के प्रति आलोचनात्मक रुख रखने वाले संस्कृत महाकाव्य राज तरंगिणी के रचयिता कौन है। ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनता है। ये कल्हड़ के द्वारा मतलब की रचना की गई है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। क्या है? कश्मीर का इतिहास है। और जहाँ आप देखिए उस समय काल में ज़्यादातर जो रचनाएं लिखी जा रही थी वो अपने शासक की प्रशंसा में लिखी जा रही हैं। जो प्रशस्तियाँ हैं शासक की प्रशंसा में है। वहीं आप देखेंगे कि जो राज तरंगिणी है ना, इसने आलोचनात्मक रुख अपनाया, अर्थात शासक की केवल अच्छाइयों को ही नहीं, उनकी बुराइयों की आलोचना भी इसमें की गई है। तो ये इस वजह से उस समय काल का बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। तो याद रखिएगा, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और कैसा है, आलोचनात्मक जो है काव्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि कल्हड़। आगे देखिए, यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज कराने वाला ये एक बृहद बृहद इट मीन्स विशाल या बड़ा संस्कृत काव्य है जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। कह रहे हैं कि प्रशस्तियों के लेखकों से ये भिन्न रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशस्ति के लेखक केवल और केवल प्रशंसा वाली चीजें लिखते थे, जबकि कल्हड़ के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखा गया है उसमें ना केवल प्रशंसा बल्कि शासक की आलोचना भी की गई है। आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वो मध्यकाल का काव्य है जिसमें शासक की आलोचना की गई है, या स्टेटमेंट में बन जाएगा कि राजतरंगिणी जो है उसमें शासक की आलोचना की गई है, या फिर ये एक आलोचनात्मक काव्य है। तो अगर आपने डायरेक्ट अच्छा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, एक अरब के विद्वान है, नाम है उनका अलबरूनी, जिनसे क्वेश्चन खूब बनता है। ये क्वेश्चन मतलब कि कौन सी ये रचना इनके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन बनता है। और हाँ, अभी क्वेश्चन से याद आया, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है जो आप लोगों के लिए भी बहुत काम की होगी। ऐसी खबर आ रही है कि जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि इस साल जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आने में 15 से 20 जनवरी के मध्य ही आ जाएगा और 27,000 के आसपास पोस्ट है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है सभी के लिए। तो अगर ऐसे लोग जो अपीयरिंग में है सीटेड उनको मौका मिला तो आप लोग समझिए कि आप लोगों के लिए चांदी है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी आती नहीं है। कम से कम जहाँ आ रही है वहीं पे चल के अपना अपना दम आजमाया जाए। तो थोड़ा मन लगा करके पढ़ाई कर लीजिए, क्या पता मौका आपको भी मिल जाए। ठीक है, तो याद रखें, आगे चलेंगे हम लोग।
तो देखिए ये जो मतलब कि अल-बरूनी है, इनके द्वारा जो मतलब कि इस ग्रंथ लिखा गया, वो क्या उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिखा था? नहीं, संस्कृत के जो विद्वान रहे हैं उनसे विचार विमर्श किया, उनसे परामर्श किया, उसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम आपको लिख बताना है। तो ये हो जाएगा किताबुल हिंद, ठीक है? क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद। तो याद रखिए किताबुल हिंद ये अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। वहीं रिहला आप जाने रहिए, ये इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता। आपने गाना सुना होगा ना, इब्न बतूता बगली में जूता, इस टाइप का। तो इब्न बतूता की है किताबुल रहला। वही अकबरनामा अभी आगे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, इस चैप्टर में नहीं, जब आप पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि अकबरनामा जो है ये अबुल फजल जी के द्वारा लिखी गई है, वहीं सियासतनामा किसी और ने लिखी है। यहाँ देखिए तो सुल्तान महमूद ने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीपीय का लेखा जोखा करने के लिए अपना जो काम साम है वो सौंपा हुआ था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, किसकी कृति? क्या ये महमूद की कृति है? नहीं, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई कृति है, ठीक है? तो उसमें इन्होंने क्या लिखा है? किताब उल हिंद, ठीक है? कह रहे हैं कि आज भी ये इतिहासकारों के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा समाज उस समय कैसे था। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य गंगा घाटी का कौन सा नगर सत्ता और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता था? बताइए, गंगा घाटी का वो कौन सा नगर था जो सत्ता का प्रतीक माना जाता था? तो वही होना चाहिए जिसके लिए 3-3 लोग, एकदम 3-3 वंश के शासक इतना लड़े कि अपनी शक्तियों को ही छीन कर बैठे। बताइए कौन सा वो स्थान था? अभी हमने देखा था कन्नौज, जहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि 9वीं सदी के मध्य चोल शासक विजयालय चोल सत्ता में कैसे आया, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश की स्थापना की गई थी विजयालय चोल के द्वारा। ये कैसे सत्ता में आया, ये आपको बताना है। पहला देखिए, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके। अभी हमने देखा था कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान दंती दुर्ग के द्वारा किया गया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, मुट्टरियार मुखिया को हराकर। तो हाँ, यही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने मुट्टरियार जो मुखिया थे उनको पराजित किया और उसके बाद फिर अपना जो शासन है वो स्थापित किया था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नामक एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता हुआ करती थी, जो कि पल्लव राजाओं के मातहत हुआ करते थे। और उरैयूर के चोल वंशीय, जिनका नाम क्या था? विजयालय चोल, इन्होंने 9वीं सदी के मध्य इन मुट्टरियारों को पराजित किया और कौन सा है, कावेरी डेल्टा, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और जाहिर सी बात है चोल वंश की नींव डाली, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन यही बन जाता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है आपको, विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब मैं 8 क्वेश्चंस तो आपको करवा ही दी हूँ, तो इन क्वेश्चंस को ना एनसीईआरटी में देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये है हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2, ठीक है? इसमें आपको टॉपिक दिया है नए राजा और उनके राज्य। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि कब से कब का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो 7वीं शताब्दी के बाद का ये इतिहास देख रहे हैं, जिसमें कई सारे राजवंशों का उदय हुआ। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ आपको कह रहे हैं कि ये जो मानचित्र 1 दिया गया है, ये जो मानचित्र है उसके बारे में कह रहे हैं कि आप इसमें जाकर के देखिएगा, तो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो भी शासन करने वाले राजवंश रहे हैं उनका नाम दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, ये जो वेस्टर्न साइड है, ये देखिए पाल राजवंश का है, जहाँ गुर्जर, प्रतिहार, चाहमान, ये सारे लोग रहे हैं, चंदेल, परमार, ये सारे लोग इस साइड रहे हैं, यानी कि वेस्ट साइड हमारे। वहीं आप देखिए दक्षिण में आपको ये मतलब कि राष्ट्रकूट वगैरह मिल जाएंगे। इस साइड देखिए पूर्वी चालुक्य, यानी जो वेंगी के शासक हैं उनका वंश मिलेगा। और दक्षिण भारत में जो सबसे महान या कहें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजवंश रहे हैं वो रहे हैं चोल, चेर और पांड्य। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में यही आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो इन सब के बारे में आपको मैप में दिया गया है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, इनके स्थान का आप निर्धारण करिएगा। तो आप जा करके कर लीजिएगा। हालांकि ये बच्चों के करने की चीज़ें हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कभी हो सकता है बन जाए और आपको यही ना पता हो कि चोल उत्तर भारत के थे या फिर दक्षिण भारत के, मतलब पश्चिमी तट पे थे या फिर पूर्वी तट पे थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से आप इनको जरूर देखिएगा एक बार।
यहाँ हम लोग देख लेते हैं नए राजवंशों का जो उदय है वो किस तरह से हुआ है। बहुत प्यारी प्यारी छवि वगैरह यहाँ पे दी गई है। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है पहले इसको देखिए, ठीक है। ये चित्र कहाँ का है, तो ये देखिए एलोरा की गुफा नंबर 15 का चित्र है, ठीक है। कहाँ का है, एलोरा की गुफा नंबर 15 का है। भित्ति चित्र मतलब होता है दीवार पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसे हम लोग भित्ति चित्र कहते हैं। और इसमें आप देखिए भगवान विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। नरसिंह अर्थात सिंह का मुंह, बाकी पूरा शरीर इंसान का। तो ये आप देखिए सिंह का मुंह है, पूरी शरीर जो है वो इंसान की है, अर्थात नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। और नरसिंह का अवतार भगवान विष्णु ने किन के लिए लिया था, तो हिरण्यकशिपु जो थे उनका वध करने के लिए। कहाँ से ये हमें भित्ति चित्र मिली है, तो एलोरा की गुफा नंबर 15 से मिली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, और जाहिर सी बात है ये राष्ट्रकूट राजवंश के टाइम की बनवाई गई कलाकृति है। यहाँ आपसे कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, इनको आप देखिए। कह रहे हैं कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई सारे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे, यानी कि जो केंद्रीय सत्ता है वो समाप्त हो चुकी है। छिटपुट राजवंश इनका उदय होना स्टार्ट हुआ। जैसे आप देखिए मौर्य जो एम्पायर था ना वो बहुत केंद्रीकृत था, यानी कि उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि सर उठा के कहें कि नहीं नहीं हम स्वतंत्र होंगे। लेकिन मौर्य के बाद मौर्योत्तर आया और मौर्योत्तर काल में फिर जो है कुछ आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग अपना अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। उसके बाद फिर ईसवी में आप देखेंगे कि जो गुप्ता वंश है उनका उदय होता है। और गुप्ता वंश भी आज नहीं तो कल डिक्लाइन होना ही है। तो जब गुप्ता वंश का डिक्लाइन आता है उसे हम लोग गुप्तोत्तर काल कहते हैं। उसी के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए राजवंश उदय होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है आप देखेंगे कि नए नए जो राजवंश हैं वो मतलब कि उनका उद्भव होता है, या उनका जो है ना क्या कहते हैं कि उनका जन्म होता है। सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, जैसे आप अपने घर को लेकर के देखिए, जब तक दादा दादी हैं और दादा दादी की स्थिति मजबूत है, दादा दादी ने पहले से ही घर में एज अ गार्जियन काम किया हुआ है, तो जब तक वो जीवित हैं तब तक तो किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होगी कि हम अलग होकर के जाके कहीं अपना घर बसा लेंगे। लेकिन जैसे ही दादा दादी भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं आप देखते हैं कि जो भाई भाई हैं वो आपस में टकरा करके फटाक से अपना अपना अलग घर बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये वही है कि जो केंद्रीय सत्ता थी यानी कि जो दादाजी थे वो अब नहीं रहे। तो वैसे ही राज्यों में हुआ करता था, जब कोई सा भी साम्राज्य, जब उसमें के जो महान शासक रहते थे उनका समापन होता था या उनकी मृत्यु होती थी, तो जो अन्य लोग आया करते थे, अगर वो उस केंद्रीय सत्ता को ढंग से संभालने में समर्थ नहीं है तो फिर नए नए राजवंशों का उदय होता है। आगे चल कर के आप देखेंगे जो मुगल साम्राज्य है उसमें भी बहुत सारे वीक सक्सेसर आते हैं और इतने रद्दी रहते हैं, इतने रद्दी रहते हैं कि उनकी नाक में घुस करके अंग्रेज जो है वो पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है, केंद्रीय सत्ता जब तक मजबूत है तब तक सब कुछ ठीक है। अब जैसे आप देखिए आज भारत देश वर्तमान में आप देखिए, हालांकि अभी राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन वर्तमान के ही परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि अभी हमारा केंद्र कितना मजबूत है। हालांकि अब तो कम हो गया है क्योंकि अभी जो सरकार है वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीटें मोदी जी को भी मिली हैं, यानी कि उतना केंद्रीकृत नहीं रह गया है। लेकिन आप अगर संविधान के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो संविधान है उसमें साफ साफ बताया गया है कि भाई हमारा जो संघ है वो बहुत मजबूत है। जो हमारे स्टेट्स है ना वो उनको अलग होने की शक्ति नहीं है। तो ये जो केंद्रीय सत्ता को मजबूत बनाया जाता है ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे इतिहास में ये घटनाएं देखी गई हैं कि कैसे जब केंद्र कमज़ोर होता है तो अलग अलग राज्य अपना अपना जो है मतलब नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी एक कहानी बचपन में हमें सुनाई जाती थी, एकता में शक्ति वाली, याद है कि नहीं आप लोगों को, कि पापा जो है वो पांचों भाई जो आपस में हमेशा भिड़े रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे, उनको शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि चलो बेटा एक एक लकड़ी लो और उसको तोड़ दो। तो वो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं लकड़ी को खटाखट तोड़ देते हैं। लेकिन जब ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा गट्ठर बना करके दे दिया जाता है तो फिर सारे बच्चे एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं लेकिन गट्ठर तोड़ नहीं पाते। तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बेटा देखो, जब आप एक होकर के रहोगे ना, यानी कि जो आपका संगठन है वो मजबूत रहेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही
जब हमारा केंद्र जो है वो मजबूत रहेगा, उसमें अच्छा खासा संगठन रहेगा, तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो उसको तोड़ नहीं पाएँगे, ठीक है? हमारे यहाँ अंग्रेज़ जो है वो शासन कर सके, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, उनमें आपस में एकता नहीं थी, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आगे भी इन सब बातों को देखते रहेंगे। यहाँ आप देखिए कि कैसे जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, तो उसके बाद नए-नए राजवंशों का उदय होता है, और उन्हीं राजवंशों के बारे में हम लोग अब देखेंगे, ठीक है? आगे देखिए, कह रहे हैं कि राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में इन लोगों को मान्यता दिया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि ये सब के सब कहते हैं कि नहीं भाई, हम खुद ही स्वतंत्र हो जाएँगे। और जब तक ये राजाओं के मातहत रहा करते थे, इनका काम क्या था? तो ये लोग जो मेन शासक हैं, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लाते थे, उनके दरबार में जाकर के जी हुजूरी करना, हाज़िरी लगाना, कुल मिलाकर के ये सारा काम करते थे। और साथ में अगर कहीं युद्ध करना हो, तो जो मेन शासक हैं, उनको सैन्य सहायता भी प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है? आगे देखिए, कह रहे हैं कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर जो सामंत हुआ करते थे, वो अपने आप को देखिए किस टाइप की उपाधियाँ दे रहे हैं। महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी, इस तरह की भारी भरकम उपाधियों से विभूषित किया करते थे, ठीक है? तो ये जो उपाधियाँ हैं, कौन लोग लिया करते थे? तो वो सामंत जो कि किसी न किसी शासक के अधीन जो है अपना सामंतशाही कर रहे हैं वो, ठीक? आगे देखिए, कह रहे हैं कि कभी-कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा किया करते थे। और कब स्वतंत्र होंगे आप समझ ही सकते हैं। अकबर के टाइम पीरियड में अगर इस तरह की घटनाएँ होती, तो अकबर क्या करता? लतिया के ठीक कर देते। लेकिन जब आप खुद ही कमज़ोर हो, यानी कि जब दादाजी कमज़ोर हैं, तो फिर बच्चे अपना मनमानी करेंगे ही। तो वैसे ही आप देखिए, जब केंद्र कमज़ोर हो जाता है, तो ये जो सामंत वर्ग के लोग हुआ करते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और कहते थे कि भाई देखो, अब हम तुम्हारे दरबार में हाज़िरी लगाने नहीं आने वाले हैं, तुमको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं भेजने वाले हैं, ठीक है? आगे देखिए, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है कि इसी तरह का एक उदाहरण आप देखेंगे कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। कैसे था? दक्कन में राष्ट्रकूटों का जो एग्जाम्पल है, वो इसी का एग्जाम्पल है कि जब उनका मतलब वो पहले सामंत हुआ करते थे किसी के, लेकिन जब आप देखेंगे कि मेन जो पावर है वो कमज़ोर हुई, तो फिर ये लोग कहे कि नहीं-नहीं, अब हम खुद ही शासक हैं, तुम जाओ उधर। देखिए, कह रहे हैं, ये जो दक्कन में राष्ट्रकूट का उदय होता है, यानी कि दक्कन में जो राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ, पहले ये लोग कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन हुआ करते थे, ठीक है? यानी कि दक्षिण भारत के कर्नाटक में जो चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था, उनके अधीन थे पहले दक्कन के राष्ट्रकूट, लेकिन बाद में ये लोग अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या बातें थी ये समझिए। देखिए, दक्कन में जो राष्ट्रकूट वंश है, इनका उदय कैसे हुआ? तो इन लोगों ने मतलब इनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दंतीदुर्ग। इनके द्वारा चालुक्यों की जो शक्ति है उसको मानने से इनकार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि देखो, अब हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे, हम अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे हैं। तो क्या ऐसे मतलब खुशी-खुशी से चीज़ें हो गई, दोनों में सुलह हो गई? नहीं। जो राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतीदुर्ग हैं, इन्होंने चालुक्य वंश के शासक को पराजित किया, और उसके बाद चूंकि ये ब्राह्मण थे और चाहते थे कि क्षत्रिय हो जाएं, तो इन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम है हिरण्यगर्भ, ठीक है? चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एकदम शॉर्ट में यही बातें थी। फिर आप देखिए, कह रहे हैं कि कुछ अन्य एग्जाम्पल्स यदि हम लें, तो आप देखेंगे कि उद्यमी परिवार, उद्यमी इट मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बात हो रही है कि उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यानी कि जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो भी अपने आप को एज आ शासक ही देखना स्टार्ट कर दिए। फिर देखिए, कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर, यानी कि ऐसे शासक जो पहले क्या हुआ करते थे? बिजनेसमैन हुआ करते थे, यानी कि पहले उद्यमी थे, उस टाइप का एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। और वो कौन है? वो है कदम्ब शासक मयूर शर्मन, ठीक है? तो कदम्ब वंश के जो शासक हैं, जिनका नाम क्या था? मयूर शर्मन। और दूसरा देखिए, गुर्जर प्रतिहार, ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। अर्थात गुर्जर प्रतिहार जो है ये, और मयूर शर्मन, ये दोनों लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया, अर्थात इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, ये पठन पाठन वाला काम मुझसे ना होवेगा, मुझे तो शास्त्र से मजा नहीं आ रहा है, मुझे शस्त्र चलाना है। शास्त्र और शस्त्र दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब ना हो पावेगा, अब हम कुछ और देखेंगे। तो आप देखिए, इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया और शस्त्र को अपना लिया। अर्थात क्या धनुर्धारी हो गए? नहीं, बस कहा कि अब हम जो है पठन पाठन वाला काम छोड़ करके चलेंगे, शस्त्र चलाएंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित की। तो इसको शॉर्ट में आप कैसे समझिए
इसको आपको ऐसे समझना है कि देखिए कुछ ऐसे शासक हुए इस समय में जिन्होंने यज्ञ वगैरह करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि ऐसे भी कई शासक हुए जो पहले बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमसे बिजनेस नहीं होवेगा, अब हम कुछ और करेंगे, और उन्होंने सैन्य कुशलता हासिल की। और आगे चल करके ऐसे दो वंश आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें आपको एक तो मयूर शर्मन जो कि कदम वंश के शासक हुए, और दूसरे गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, ये दोनों लोग अपना अपना कहाँ पे शासन स्थापित करते हैं। तो मयूर शर्मन जो है ये आप देखिए कर्नाटका में, और गुर्जर प्रतिहार जो है ये राजस्थान में अपना शासन स्थापित करते हैं। यहाँ आप अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये राजस्थान वाला इलाका है ना, ये जो राजस्थान वाला इलाका है इनकी बात करें, और मयूर शर्मन आप देखिए कर्नाटका वाली बात, थोड़ा नीचे चलें तो दिखेगा। तो मैप में दरअसल ये कर्नाटक वाले रीजन में लिखा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जो कर्नाटका वाला रीजन है इधर ही कहीं आप देखेंगे कि जो मयूर शर्मन है यानी कि जो कदम वंश है उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई, और वहीं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तो ये आप देख ही रहे हैं राजस्थान वाले इलाके में की गई। ठीक है, तो ये लोग पहले क्या हुआ करते थे, तो ये लोग हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे और व्यापार किया करते थे, यानी उद्यमी वर्ग से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने शस्त्र जो है उठा लिया और कहा कि अब हम खुद शासक बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है वो क्या है, और यहाँ आप देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना यहाँ राज्य स्थापित किया, अब राज्यों में जो प्रशासन है वो कैसे हुआ करता था ये आपको बताना है। जैसे आप देखिए कह रहे हैं कि इन नए राजाओं में से कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने बहुत भारी भरकम उपाधियां हासिल की, जैसे महाराजाधिराज, और ये इसका मतलब क्या होता है, तो राजाओं का राजा। आगे देखिए त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि तीन भुवनों का स्वामी, अर्थात आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां ये लोग धारण कर रहे हैं, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, और इसी तरह की अन्य कई भारी भरकम उपाधियां इन लोगों के द्वारा धारण की गई। फिर देखिए कह रहे हैं कि इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे, अर्थात ऐसा नहीं था कि मेरा वचन ही है शासन टाइप का काम करें, लोगों के साथ सामंजस्य बैठा के रखते थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इन सभी राज्यों में ये जो अभी ये नए नए राज्य उदय हो रहे हैं, जैसे दंती दुर्ग का हमने देखा, जैसे हमने कदम्ब का मयूर शर्मन देखा, गुर्जर प्रतिहार वंश को देखा, तो इनकी बात हो रही है कि इन सभी राज्यों में उत्पादकों, और उत्पादक हमेशा ही वही लोग रहेंगे जो उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करने का काम कौन करता है, किसान, पशुपालन जो करेंगे वो, और साथ में जैसे कुछ अन्य हो गए जैसे कारीगर वगैरह हैं, ये सारे लोग। ठीक है, तो ये इन्हीं को हम लोग उत्पादक वर्ग के लोग कहते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि ये सभी जो नए नवेले राज्य बन रहे हैं, इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक और कारीगर, इनसे जो है संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। ठीक है, और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या फिर बाध्य किया जाता था, अर्थात सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, लेकिन तुमको अपने उत्पादन का एक हिस्सा तो राज्य को देना ही पड़ेगा। एक तरह का समझ लीजिए कि कर है, ये टैक्स है जो तुमको देना ही देना है। आगे देखिए कह रहे हैं कि कभी कभी इस हिस्सा ये जो हिस्सा है ना, ये जो मतलब कि चाहे आप खुशी खुशी दोगे चाहे आपसे जबरदस्ती लिया जाएगा, उस हिस्से को कह रहे हैं कि इसको लगान मान करके वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला जो है यानी कि जो इस टैक्स को प्राप्त करता है उसको लगता था कि मैं इस भूमि का मालिक हूँ, जबकि अन्य लोग यहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं। जैसे आप देखिए वर्तमान में जो ज़मीन आपकी है, सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि वो आपकी ही है, आप उसके मालिक हो, आप उसको बेचने का अधिकार रखते हो। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, किसी एक व्यक्ति के पास ढेर सारी ज़मीन हुआ करती थी, बाकी सारे जो किसान वर्ग के लोग थे वो उस मतलब की ज़मीन पे खेती किया करते थे, और उसका टैक्स भरना पड़ता था उन्हें, शासक के लिए या फिर ये जो सामंत वगैरह थे उनको भरना पड़ता था। ठीक है, अब तो भूमि का जो टैक्स है वो समाप्त हो चुका है हम लोगों के यहाँ, लेकिन जो लोग अभी भी ज़्यादा मतलब ज़मीन वमीन रखे हैं ना उनके लिए लगान आता है। तो जो ज़मीन वाले हैं उनके यहाँ भाई लगान आता है, जैसे मेरे पापा उनके लिए ना लगान आता है, तो अभी भी, लेकिन हाँ बहुत थोड़ा कास्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो है जितना आपने उत्पादन किया है उसका एक हिस्सा दो, ऐसा नहीं है, कुछ मिनिमम अमाउंट है जो देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वही चीज़ थी। और क्यों इनसे टैक्स लिया जाता था, तो याद रखिएगा क्योंकि ये लोग ना सोचते थे, यानी कि जो प्राप्त करने वाले थे टैक्स को, उन्हें लगता था कि हम भूमि के मालिक हैं। लेकिन आज की स्थिति कैसी है, आज जो किसान है वो अपनी भूमि का मालिक है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे ना 400 कर टाइप का एक पॉइंट दिया गया है, ये वही कर है जहाँ से मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वेट्टी क्या है।
तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का जो एकदम अंतिम वाला हिस्सा है वो है तमिलनाडु। यहाँ पे चोल वंश का शासन था, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पे संबंधित जो भी अभिलेख हैं वहाँ से कुछ चीज़ों की जानकारी मिलती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पे 400 से भी ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं जो कि टैक्स यानी कि कर को संबोधित करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो उल्लिखित है वे है वेट्टी। कौन सा है? वेट्टी। और ये वेट्टी क्या था? मैंने अभी आपको बताया कि ये टैक्स जो है लिया जाता था, लेकिन जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, अर्थात बेगारी करवाई जाती थी। इसमें पैसे वगैरह देने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही तो अपने उत्पादन का एक हिस्सा देना था, नहीं, ये जबरन श्रम वाला हिस्सा था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यानी जबरन श्रम और कदमाई ये भू राजस्व थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि है तो ये टैक्स ही, लेकिन कैसे देना है? तो भाई मेहनत करके देना है तुमको, तुमको अपना जो मेहनताना है वो नहीं मिलेगा, बस तुम काम करो। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि देखिए कैसे-कैसे हर चीज़ पे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे मकान पर छाजर डालने वाला कर, अगर आप अपना मकान बना रहे हो उसके ऊपर छज्जा डाल रहे हो तो भाई उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। हद नहीं हो गई है? फिर देखिए, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पे भी टैक्स लगेगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि। आप देखिए इस टाइप की एक बात जो है ना वो अभी 1 आध साल पहले ही अपने यहाँ चर्चा में थी कि अगर अब पिताजी से संपत्ति बच्चे के नाम ट्रांसफ़र होगी तो उसपे कुछ टैक्स वग़ैरह लगेगा। हालाँकि अभी अपने यहाँ ये सिस्टम है नहीं, लेकिन आप देखिए कि प्राचीन काल में जो चोल शासन है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें थी। आज भी दक्षिण मतलब कि पश्चिम साइड में ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस टाइप का टैक्स लगता है, ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए कि ये संसाधन राजा की वित्तीय आधार जो है वो बना करते थे, अर्थात जो भी टैक्स वगैरह लिया जाता था उसी से ही जो राजा हैं वो अपना राजकाज चलाते थे। उनकी खुद की कोई कमाई नहीं हुआ करती थी। जैसे आज देखिए हम लोग जो टैक्स देते हैं, अगर हम लोग एक चॉकलेट वगैरह खाते रहते हैं तो उसमें भी टैक्स वगैरह कुछ ना कुछ लगा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जीएसटी है, ठीक है। तो ये जो जीएसटी है इससे टैक्स मिलता है कि नहीं गवर्नमेंट को? तो वो गवर्नमेंट अपना जो भी बजट वगैरह लाती है वो क्या अपने जेब से पैसा लाती है? नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती है। कैसे कुछ जैसे किस तरह से पैसे मिलते हैं? आयकर जो इनकम टैक्स है वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, साथ में ये जो जीएसटी है वहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं, निगम कर उससे भी पैसे मिल रहे हैं, उत्पाद कर उससे भी पैसे मिल रहे हैं। तो मतलब बहुत तरह के जो भी टैक्स वगैरह हैं उससे पैसे मिल रहे हैं और उन्हीं सारे पैसों को ही गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो वैसे ही पहले भी जो मतलब शासक वर्ग हुआ करते थे उनको टैक्स जो मिलता था उसको ये लोग यूज़ किया करते थे। इनकी अपनी खुद की कोई आमदनी नहीं होती थी। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि ये जो पैसवा इनको मिल रहा है टैक्स के रूप में उसका ये लोग निर्माण करने में यूज़ किया करते थे, जैसे मंदिर बनवा दिए। आप आगे चल के देखेंगे कि इनके द्वारा बहुत भारी और भरकम मंदिरों का निर्माण करवाया गया, स्पेशली चोलों के द्वारा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो संसाधन यूज़ किए जाते थे, जैसे आज जहाँ पे हैं चाह रहे हैं कि अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार करना है, और क्षेत्र विस्तार करेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करेंगे तो उसमें बहुत सारे संसाधन लगेंगे। तो वो जो संसाधन है वो कहाँ से इकट्ठे होंगे? तो वो संसाधन यहीं से इकट्ठे होते हैं जो मतलब कि उनके राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं वो टैक्स देते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अ, और जो मतलब कि ये कर रहे हैं भाई कि चलो हम लोग वहाँ पे आक्रमण करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होता था? तो उसको यहाँ बता रहे हैं कि जब कहीं जाएँगे मतलब कि उसको जीत लेंगे तो वहाँ लूट-पाट मचाएँगे, तो लूट-पाट मचाएँगे तो उसमें धन वग़ैरह तो मिलेगा ही। इसके साथ-साथ ज़मीन भी मिल जाती थी, ठीक है? जिस क्षेत्र पे कब्ज़ा किए वो सब क्षेत्र तो इन्हीं का हो गया ना, जहाँ के शासक को पराजित किए, उस शासक के अंडर में जितनी भी ज़मीन आ रही है वो सारा किसका हो गया? जो जीत गया है, जो शासक जीत गया है, तो वो मिल जाता था। और साथ में जो व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जैसे सपोज़ दैट कोई एक व्यापारिक मार्ग है, ठीक है? वहाँ पे किसी स्पेसिफ़िक शासक का शासन है, दूसरा राजा आया और उसने उस स्पेसिफ़िक शासक को पराजित कर दिया, तो उस व्यापारिक मार्ग पे अब किसका कब्ज़ा हो गया? जो जीत गया है, ठीक है? तो युद्ध युद्ध करने का जो मेन उद्देश्य हुआ करता था वो यही हुआ करता था। एक तो लूट-पाट में बहुत सारा खजाना मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, दूसरा ज़मीन वग़ैरह भी मिल जाएगी, हमारे क्षेत्र का विस्तार होगा, और साथ में व्यापारिक मार्गों के लिए जो हमारा रास्ता है वो हमको मिल जाएगा, उस पे हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे आज देखिए आप रोड टैक्स देते हो, तो अगर वो रोड अपने बाप की है तो क्या आपको टैक्स देने की आवश्यकता है? नहीं है ना, आप इत्मीनान से आओ जाओ, क्या ही दिक्कत है? तो वही सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है केवल एमसीक्यू करवा दी जाए। तो मैं आपसे बस एक छोटी-सी बात कहूँगी कि देखिए, कितने भी मैं एमसीक्यू करवा दूँ, ऐसा कोई भी पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको एज़ इट इज़ क्वेश्चन दे दे कि वही वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में छप जाएगा। तो क्वेश्चंस के भरोसे मत रहिए। आपको
जो डिटेल में पॉइंट्स है ना वो समझने पड़ेंगे। जब तक आप डिटेल में पॉइंट्स नहीं समझेंगे तब तक आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, आप देखिए जो सीटेट है ना, स्पेशली जो पेपर 2 है, उसमें पास होने का जो परसेंटेज है ना वो मात्र 10 से 11% है। आप हर साल देखिएगा 10-11% से ज़्यादा लोग सीटेट में पेपर 2 में पास नहीं होते हैं। उसका जो मेन कारण है ना वो यही है कि लोग केवल उसका एमसीक्यू देखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि हम एमसीक्यू देख करके ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं एज एडुकेटर नहीं बता रही हूँ आपको, मैं आपको ये चीज़ें ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है। अगर आप डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे ना तो आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता है वो डेवलप नहीं होगी, और जब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, सीटेट में पूछे जाने वाले जो स्टेटमेंट है ना वो आपको मतलब कि बहुत फँसा देंगे। आपने देखा होगा 2020 का हमने पेपर सॉल्व कराया है, उसमें चीज़ें ना मतलब एकदम ट्रिकी सी हैं। जैसे लग तो रहा है कि हाँ, हाँ चीज़ें सही हैं, लेकिन जब उन्होंने कथन कारण के क्वेश्चन पूछे और पूछ लिए कि क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें बहुत फँसाया हुआ है। तो आप लोग समझिए इस बात को कि जो हम ये डिटेल में चीज़ों को बताते हैं, इसके पीछे का हमारा यही रीज़न रहता है, यही उद्देश्य है कि भाई आपको अच्छे से पॉइंट समझ आ जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी घुमा-घुमा करके एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछे आप उसको कर ले जाएँ, ठीक है? अब जैसे हिरण्यगर्भ जो मैंने अनुष्ठान बता दिया, वो आपसे अगर कल को कैसे भी पूछ लें, जैसे आपको घुमा करके पूछ सकते हैं कि हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान है, वो इसलिए किया जाता था कि अगर कोई क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति है, वो ब्राह्मण बनना चाहता है, तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करके बन सकता है, ठीक है? आप सोच रहे हैं कि हाँ यार, था तो ऐसा कुछ, हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान है उससे इसी तरह की चीज़ें हो रही, लेकिन आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया कि भाई ब्राह्मण से क्षत्रिय बन सकते हो, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए वो अनुष्ठान नहीं करवाया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स कब आपको क्लियर होंगे, जब आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ोगे। इसी वजह से मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दूं, आपको मैं अपने खुद के द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज भी करवा दूं, साथ में एनसीईआरटी को भी डिटेल में एक एक लाइन जो है एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन से भागिए मत, वरना आप भी उन्हीं 80-90% जो लोग हैं जो फेल होते हैं उसमें अपना जो नाम है वो दर्ज कराएंगे। ये जो 10-11% लोग पास होते हैं उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें कि हमें केवल एमसीक्यू करना है तो मैं एमसीक्यू करवा दूँ, मेरे लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाना एक तो टाइम टेकिंग होता है, और दूसरी बात इस पे व्यूज़ कम आते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मेरा फ़ायदा भी कम होता है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर कोई केवल और केवल 10 लोग भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं, तो वो 10 लोग इन सारे एक-एक पॉइंट्स को समझते चलें, एग्ज़ाम में उनको फँसना ना पड़े, ठीक है? तो मेरा जो मेन उद्देश्य है वो उन्हीं 10 लोगों के लिए है जो ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हमारी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करने में विश्वास कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। और इतनी देर तक बातचीत की है तो एक बात और कह दे रहे हैं कि भाई हाइप कर दीजिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस करना पसंद आता है तो वीडियो को हाइप करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटा करिए, क्योंकि जब आप वीडियोस को हाइप करते हैं तो अन्य लोगों के पास यूट्यूब रिकमेंडेशन भेजता है, फिर आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें या ना करें इसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाती है, ठीक है? तो आप हाइप कर दिया करिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हमने देख लिया कि 400 टाइप के कर, इसमें वेटी आपको याद रखना है, और कौन सा याद रखना है, कदमई, ठीक है? ये दोनों कर जो है वो याद रखना है कि जो वेटी है वो क्या है भाई, नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जा रहा है, और जो कदमई है वो भाई क्या है, वो है भूमि कर। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ हम ये भी देख चुके हैं कि आखिरकार जो शासक हैं वो युद्ध वगैरह क्यों किया करते थे, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। एक पॉइंट और जाने रहिए कि जो टैक्स वसूल करने की व्यवस्था थी वो कैसे थी। तो जो राजस्व वसूली है उसके लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है? आज भी आप देखिए कलेक्ट कैश मतलब कि जो टैक्स वगैरह है उसको कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर नियुक्त किए जाते हैं तो वैसे ही समझिए कि जो मतलब कि पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हुआ करती थी कि आप टैक्स को वसूल करना। अब ये बात अलग है कि आज जो है इसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था। पहले तो ये भाई वंशानुगत ही हुआ करती थी, और साथ में कभी-कभी आप देखेंगे कि जो मतलब शासक है ना वो अपने ही घर परिवार के लोगों को टैक्स वसूल करने का काम दे दिया करते थे, अर्थात घर की जो संपत्ति है वो घर में ही रह जाए, ठीक है? चलिए, तो टैक्स वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति ये सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के मध्य से ही हुआ करती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी, यानी कि पापा जो है अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उनका बच्चा भी टैक्स कलेक्ट करने लगेगा। क्यों? चाहे उसके अंदर कोई योग्यता हो या ना हो, योग्यता डजंट मैटर, भाई जीन तो उनका है, बस यही मायने रखता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि राजा जो है वो अपने ही निकट संबंधियों को इन ओहदे पर रख दिया करते थे। फिर देखिए,
ये प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की बात कर रहे हैं, तो प्रशस्तियाँ क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रशस्तियाँ इट मीन्स शासक की प्रशंसा करने के लिए जो अभिलेख वगैरह लिखे जाते थे उन्हें हम प्रशस्ति कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे आते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, और कैसे होंगे मैंने बता दिया कि इसलिए नहीं होंगे क्योंकि शासक की बुराई तो आप कर ही नहीं सकते हो, वरना फिर वो आपको जो सोना चांदी में तोल रहे हैं ना वो नहीं करेंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं लेकिन ये प्रशस्तियां हमें ये बताती हैं कि जो उस टाइम के शासक थे वो अपने आप को किस तरह से दिखाना चाहते थे। जैसे आप देखेंगे कि प्रशस्तियों में इस तरह की चीजें लिखी आती ना, मैंने आपको बताया था कि हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त है वो भगवान के समान है, वह यह ईश्वर जैसे हैं। तो ये क्या है, ये उनकी भाई अच्छी खासी भलाई की जा रही है, इट मीन्स उनकी प्रशंसा की जा रही है। तो शासक ये चाह रहे हैं कि तुम हमें इस प्रशस्ति में दिखाओ कि हम एज अ भगवान है, यानी कि हमारा जो वजूद है ना वो भगवान की तरह है। तो वैसे ही आप देखिए इस टाइम पीरियड में जो प्रशस्तियाँ मिली हैं उसमें जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं, और ये लोग अपने शासक की प्रशंसा कर रहे हैं, शासक किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें इन प्रशस्तियों से मिलती है। और देखिए किस तरह से शासक अपने आप को जन्माना चाह रहे हैं, शूरवीर, विजयी योद्धा, इस टाइप में, ठीक है, यानी कि बहुत शूरवीर थे, बहुत कर्मवीर थे, इस टाइप की चीज़ें, मतलब कुछ भी बुरा नहीं था, बस एकदम मक्खन मलाई जैसे थे, ठीक है। आगे देखिए, और ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई, ये तो हो ही गया, ये चीज़ तो हमने क्वेश्चन में ही बता दिया। यहाँ आपको ना नागभट्ट के बारे में बताया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर खुद से सॉल्व किया है तो उसमें क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको फटाफट देख लेते हैं। यहाँ देखिए नागभट्ट की जो उपलब्धियां हैं इसमें आपको बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे शासक हुए जो कि अपनी उपलब्धियों का बखान करवाने के लिए कुछ ना कुछ अभिलेख वगैरह लिखवाते ही रहते थे, यानी कि जो प्रशस्ति है उसकी बात हो रही है। ऐसे ही एक प्रशस्ति मिली है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली है। इस प्रशस्ति का नाम याद रखना है आपको, कहाँ से मिली है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ लें कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की जो प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि नागभट्ट द्वितीय से संबंधित है। किससे है, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तो संस्कृत में लिखी गई है, ये हमको समझ आ ही रहा है कि संस्कृत में लिखी गई है, कहाँ से मिली है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली है। इसमें आप देखिए प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। अब आपको तीन चीजें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। एक तो ग्वालियर में मिली जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है। कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश से। किस लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत में। कौन से वंश के शासक की है, तो भाई प्रतिहार वंश के शासक की है। नाम उनका था नागभट्ट। समझ आ रहा है कि नहीं, कैसे कैसे चीजें फंसा सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दें कि ये जो मतलब नागभट्ट द्वितीय है, अर्थात जो ग्वालियर की प्रशस्ति है ये पाल वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के कामों का वर्णन करती है। तो आप अगर आपको ये तो पता है कि हाँ भाई देखो ग्वालियर की जो मध्य प्रदेश में मिली हुई प्रशस्ति है वो नागभट्ट से ही संबंधित है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पाल है या फिर प्रतिहार है, तब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वजह से आपने एकदम लाइन टू लाइन ध्यान से देखना है कि ग्वालियर में जो प्रशस्ति मिली है, यानी ग्वालियर जो प्रशस्ति है मध्य प्रदेश में मिली हुई, वो प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट के कामों का वर्णन करती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें कितने मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। भाई प्रशंसा है तो बड़ी बड़ी बातें लिखी ही जाएंगी। कि आप देखिए ये जो प्रशस्ति है इसमें इस तरह की बातें बताई गई है कि जो नागभट्ट हैं जब ये शासक नहीं बने थे, अर्थात जब ये केवल और केवल राजा के बेटे अर्थात प्रिंस थे, राजकुमार थे, उस समय ही इन्होंने कितने सारे राजवंशों के शासकों को धराशायी किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक तो आंध्र, तो जो आंध्रा है वहाँ उनके शासक को निपटाया। इसके साथ साथ सिंध जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला इलाका है, सिंध जिसे उस समय सैंधो कहा जाता था, उसके शासक को जीता। विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, वहाँ पे जो शासक थे उसको जीता। और साथ में कलिंग जो कि वर्तमान का उड़ीसा है, उसके भी शासक को इनके द्वारा पराजित कर दिया गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब ये राजा बने नहीं थे तब इनकी ये उपलब्धियां। आगे देखिए, इतना ही नहीं, इन्होंने कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम क्या था, चक्रयुद्ध, ठीक है, उनको भी पराजित किया। और इसके साथ साथ बंग जो कि वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा, और अनर्त जो कि गुजरात का एक हिस्सा, और मालवा जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, साथ में किरात वनवासी, ठीक है। और इसके साथ साथ तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स, मत्स्य जो कि उत्तर भारत के हैं, इन सारे लोगों को भी पराजित किया। समझ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण भारत तक कहीं नहीं छोड़ा, सबको निपटा दिया। मतलब समझ लीजिए कि एकदम यही यही रह गए हैं। तो ये प्रशस्तियां हैं भैया, इसमें ना ऐसे फेंकू फेंकू प्रशंसाएं लिखी गई हैं। चलिए आगे देखेंगे।
तो याद क्या रखना है भाई यहाँ आपको कि ग्वालियर की जो प्रशस्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केवल और केवल उपलब्धियां ही बताई गई हैं, और हालांकि प्रशस्तियों में केवल उपलब्धियां ही बताई जाती हैं, बुराई नहीं की जाती। आगे देखेंगे हम लोग, और आगे आपसे क्या कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा एक प्यारा सा पॉइंट दिया गया है, जो ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसी चित्र के बारे में है, ठीक है। ये जो चित्र है ये तांबे में ताम्रपत्र है, जिसमें इसमें भी प्रशंसा टाइप की ही चीज़ें लिखी जाएंगी। तो ये जो है कह रहे हैं कि थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है, यानी कि कुछ इसमें चीज़ें हैं जो संस्कृत में है, कुछ तमिल में लिखी हुई हैं, और कह रहे हैं कि यह एक ताम्रपत्र है, यानी कि तांबे का पत्र है, तांबे पर जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। कह रहे हैं इसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का लेख है, और कह रहे हैं कि जिन कड़ियों पे ये पात्र मतलब कि जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए ये जो कड़ी है, देखिए ये कील टाइप का है ना, इसी में ये सारे के सारे जो पात्र हैं वो जुड़े हुए हैं, उसमें ये देखिए ऐसे जो गोला गोला सा है ये मुहर लगी हुई है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस पे ना एक राजसी मुहर लगी हुई है, यानी कि शील लगी हुई है, जो कि बताती है कि किसके द्वारा ये दिया गया है, और ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो जैसे शासक की अगर उसमें मुहर लगी है, तो हाँ हम मान लेते हैं भाई कि इस शासक के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है, तो वही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे आगे क्या कर रहे हैं कि राजा लोग जो है ये प्रायः ब्राह्मणों को मतलब कि भूमि अनुदान वगैरह दिया करते थे, तो ये सब हम सभी जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित हुआ करते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो ये सब भैया देखिए कि लिख कर रखा जाता था कि फलाने ढिमकाने का यहाँ वाली ज़मीन हमने दान में दिया हुआ है, और ये ताम्रपत्र में लिख दिया गया है, ठीक है। और शासक की मुहर लगी हुई है, तो ये प्रमाणित भी है कि हाँ इन्हीं शासक की है। और मेरे ख्याल से आप ऊब गए होंगे। चलिए एमसीक्यू पे ले चलते हैं, फिर उसके बाद आएँगे थोड़ा-सा है उसको भी देख लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के संदर्भ में महामंडलेश्वर शब्द का क्या अर्थ था? आपको महामंडलेश्वर शब्द का अर्थ बताना है। चलिए, अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं कि पूरे मंडल का स्वामी जैसी भारी भरकम उपाधियाँ सामंतों के द्वारा ली जाती थी, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो कह रहे हैं जब सामंत बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कि हो जाते थे, उनके पास बहुत सारी संपदा धन संपत्ति हो जाती थी, तो उनके द्वारा इस तरह की जो महान उपाधियां हैं, महान इट मीन्स भारी भरकम उपाधियां हैं, वो ली जाती थी। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। पहला अभिकथन है कि जब शासक एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो मंदिर अक्सर उनके पहले निशाने हुआ करते थे। हाँ एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि उस टाइम पे जो मंदिर थे ना वो सबसे ज़्यादा धन संपदा के सोर्स थे। आगे चल के भी देखेंगे एनसीईआरटी में हम लोग। पहला तो ठीक है, भाग जा रहा है स्क्रीन। कारण क्या है कि राजा अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो हाँ भाई, अभी हमने देखा था ना कि शासक जो है वो टैक्स लेकर के मंदिरों का निर्माण करते थे, और मंदिर इतने भारी भरकम होते थे, उसमें जो है कुछ अभिलेख वगैरह भी लिखवाए जाते थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस चीज़ को याद रखें कि हाँ हमारे यहाँ कोई महान शासक हुआ था जिन्होंने बहुत भारी भरकम मंदिरों का निर्माण करवाया। आगे चल के हम लोग देखेंगे, आज वाले टॉपिक में नहीं, कल देखेंगे कि जो चोल शासक है ना उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब विशाल विशाल मंदिर बनवाए, और साथ में उसमें ना अपने अभिलेख लिखवाए। और उन्हीं के लिए एक शब्द आता है, शब्द नहीं कहेंगे, कहावत टाइप का है कि चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह निर्माण किया। अर्थात उन्होंने बहुत बारीकी से मंदिरों का निर्माण करवाया है, लेकिन बहुत विशाल विशाल निर्माण है, अर्थात उन्होंने उनके जो सोचने का दायरा है वो बहुत बड़ा रखा है, ठीक है। तो विशाल भया मतलब कि महाकाय टाइप की जो मंदिरें हैं वो आप देखेंगे चोलों के टाइम पीरियड में मिली हैं। तो ये बात तो सही है कि जो राजा है ना वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए क्या करते थे, मंदिरों को बनवाया करते थे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन में ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में है। तो अभी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि ग्वालियर प्रशस्ति जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, कहाँ से मिली है, तो मध्य प्रदेश से मिली है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो समुद्रगुप्त की तो भाई प्रयाग प्रशस्ति है, ये नहीं होगा। राजराजा प्रथम या पृथ्वीराज तृतीय, नहीं, ये हो जाएंगे नागभट्ट जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इतना देख के आ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें ये सारी चीज़ें मैंने लिख के दी हैं कि देखिए कैसे बताया गया कि जब वो राजकुमार थे तभी उन्होंने कितने सारे लोगों को धराशायी कर दिया था। और आगे देखिए,
देखिए, जैसे जो मतलब कि अभिलेख है या जो प्रशस्ति है उसमें उत्तर भारत के 2 जगहों का नाम दिया गया है, वत्स और मत्स्य। तो इससे ना डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जो नागभट्ट हैं इनके द्वारा उत्तर भारत को भी विजिट किया गया। तो हाँ, आप कह सकते हैं भाई, क्योंकि उत्तर भारत के 2 जगहों का उसमें डायरेक्ट नाम दिया गया है, ठीक है? और कन्नौज का तो हमने देखा ही था, चक्रयुद्ध वहीं के शासक थे, उनको पराजित किया था, तो उत्तर भारत का ही है। तो हाँ, उत्तर और दक्षिण भारत में भी इन्होंने विजय किया था, इसके लिए भी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आंध्र हमने देखा कि आंध्र को निपटाया और साथ में पूर्व में भी विजय किया। पश्चिम में आप देखिए बंग, जिसको बंगाल कहा जाता है, उसको भी विजिट किया। अर्थात अगर आपसे डायरेक्ट लिखा आ जाए कि भाई इन्होंने पूरे भारत के लगभग पूरे भारत को ये विजिट कर लिया था, तो हाँ, इनकी जो प्रशस्ति है उससे तो हमको यही जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं तराइन का 2 युद्ध हुआ था, ठीक है? कौन सा? तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक तो 1191 में और एक 1192 में। पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें आप देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, ये पराजित नहीं हुए थे, ये विजयी हो गए थे और मोहम्मद गोरी जो है ये दुम दबा करके भाग गया था। लेकिन 1 साल बाद वो एकदम स्ट्रांग बन के आया और थोड़ा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो है सो है, मोहम्मद गोरी 1192 के जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पराजित होते हैं। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को किस वर्ष हराया था, अर्थात पृथ्वीराज कब विजयी रहे थे? तो भाई तराइन का पहला युद्ध 1191 में। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि इस काल में, तो किस काल में? यही जो 8वीं शताब्दी है उसकी बात हो रही है कि इस काल में ताम्रपत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? अभी हम लोगों ने देखा ना, ऐसे कील लगी हुई थी और शासक की यहाँ मुहर लगी हुई थी, ताम्रपत्र ऐसे लटक रहे थे, उसी की बात हो रही है। तो ये भाई ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी ना, उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए यूज़ किया जाता था, तो बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित राजवंशों को उनके क्षेत्र, एक पृष्ठ 1 पे मानचित्र दिया गया है, उसी वहीं से पूछा जा रहा है कि 7 सुमेलित करना है। तो चलिए फटाफट हम सुमेलित कर लेंगे, आप याद रखिएगा और जा करके मैप में ना लोकेट कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ हम भेज देंगे। तो गुर्जर प्रतिहार बताइए, क्या ये बंगाल से थे? अभी तो हमने देखा था कि ये बंगाल से तो नहीं थे, बंगाल में तो हम कितनी बार बताया कि पाल वंश का शासन था। तो सी का 1 जहाँ हो उसको पहले मिला दीजिए। देखिए सी का 1 केवल एक जगह है, एक ही से आपका उत्तर मिल गया, लेकिन चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अन्य भी ऑप्शंस देख लेंगे। जैसे राष्ट्रकूट ये कहाँ के थे? तो भाई ये भाई कहाँ के थे? पश्चिमी दक्कन के थे, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार कहाँ है? तो गुजरात और राजस्थान वाले इलाके में थे, अभी हमने देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बात बात पे बाबू काहे बोलते हो, तो मैंने सोचा चलो भाई ही बोल लेते हैं, वैसे भी आप सब हमारी एज ग्रुप के ही हैं, ठीक है। कुछ लोग हमसे काफ़ी उम्र दराज भी हैं, क्योंकि इस बार सीटेट उन लोगों को भी देना है जो लोग मतलब कि पहले से ही सर्विस में हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत रिस्पेक्टेड लोग भी हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ कि हाँ, उन लोगों ने भी इस योग्य समझा कि कंटेंट अच्छा है, क्योंकि एज अ टीचर वो लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो भाई हमारे लिए तो ये सम्मान की बात है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग बस अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहा करिए। हाँ, थोड़ा मतलब कि ज़बरदस्ती की गलतियाँ निकालने से बचिए, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा सोर्स यूज़ किया है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कोई ऐसा सोर्स यूज़ किया है जो एनसीईआरटी के इतर है, और उसके बाद आप वीडियोज़ पे कमेंट कर रहे हो कि मैम इसका आंसर रॉन्ग है, तो मैं कहूँगी कि देखिए संभल के, क्योंकि अंततः आपको काम वही आएगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी में अगर आपने देखा हो कि हाँ, एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया गया और उसका उत्तर मैंने गलत बताया है, तब आप कमेंट करिए, तो वो जो क्वेश्चंस हैं मैं सॉल्व करूँगी। अगर मैं आपके उल्टे सीधे कमेंट्स का ही हमेशा जवाब देती रहूँगी दिन भर, तो कंटेंट कब रेडी करूँगी? ये वाली बात है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, तो गुर्जर प्रतिहार ये गुजरात और राजस्थान जो कि पश्चिम भारत में है, वहाँ पे इनका शासन था। और ये राष्ट्रकूट की बात करें तो पश्चिमी दक्कन महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, और जो पाल हैं ये पूर्वी भारत में यानी कि वेस्ट बंगाल में अपना शासन वगैरह किया करते थे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री सेगमेंट का, उसके बाद एनसीईआरटी में देख के हम लोग आज फिर ज्योग्राफी देख लेंगे। कह रहे हैं कि पाठ में उल्लिखित चोल ताम्रपत्र अनुदानों की प्राथमिक भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। तो बताइए, जो चोलों का ताम्रपत्र मिला हुआ है उसमें आप बताइए क्या केवल संस्कृत है? तो केवल है, तो वैसे ही समझ जाइए। केवल तमिल भी नहीं है, अभी अभी तो हम देख के आ रहे हैं कि आंशिक रूप से संस्कृत और आंशिक रूप से तमिल लैंग्वेज को इसमें यूज़ किया गया है, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी में जो थोड़ा सा पॉइंट बचा है उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी जो हम यहाँ पे छल्ला देख रहे थे ना, ये छल्ला ताम्रपत्र वाला, इसमें क्या चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं कि अर्थात भूमि के साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो दान में दी जाती थी वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सब आप देख सकते हैं
कि अपने यहाँ पे बताया गया है कि हमने मिट्टी की मेड़ बना करके, तो खेतों में जो मेड़ बनाई जाती है उसकी बात हो रही है, मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। अर्थात कैसे पता किया जाएगा कि कौन सी भूमि फलाने जो है पंडित जी को दी गई है और कौन सी ढिमकाने पंडित जी को दी गई है, तो उसके लिए बाउंड्री बनाई जाती थी। तो बाउंड्री तार वगैरह से नहीं बनाई जाती थी, किससे बनती थी? मेड़ बनाया जाता था। आज भी खेतों में देखिए मेड़ ही चलता है। और दूसरा, कांटेदार झाड़ियाँ, जैसे नागफनी लगा देंगे और एकदम लंबी लंबी सी नागफनी लगा दिए, तो नागफनी के यहाँ सपोज दैट से नागफनी लगा हुआ है, ठीक है, तो इस साइड वाला हिस्सा फलाने का है, इस साइड वाला ढिमकाने का है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इस तरह से हमने जो ज़मीन है उसकी बाउंड्री खींच के रखी है। कह रहे हैं कि इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, क्या क्या है, ये जो भूमि दान में दी जा रही है उसमें आप देखिए फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे और फल उद्यान है, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहर, खाई, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इन ज़मीनों में हैं जिसको हम लोग दान दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ से पता चल रहा है? तो वही जो ताम्रपत्र है वहाँ से पता चल रहा है। और है किसका? तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, चोलों का है। जैसे ना डायरेक्ट यही चीज़ें लिख करके आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन्स है ये कौन से वंश से संबंधित है? तो भाई चोल वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जिसे ये भूमि मिला करती थी, यानी जिस पंडित जी को, जिस ब्राह्मण को ये भूमि मिली हुई है, वो क्या काम कर सकते थे? तो क्या इसका फल तोड़ के बस खाएँगे? नहीं, नहीं। वो इस भूमि से ना टैक्स वसूल सकते थे। जैसे उनको भूमि मिल गई दान में, वो दे देंगे किसी किसान को कि चलो बेटा तुम इस पे अपना खेती-वेती करो और जो उपज होगी ना उसको लगान के रूप में मुझे देना, ठीक है? तो वही चीज़ है कि ये उससे टैक्स वसूल सकते थे। साथ में न्यायाधिकारियों के द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए जो टैक्स है उसको भी वसूल कर सकते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पे लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला जो टैक्स है वो भी वसूल सकते थे। और इसके साथ में वो पक्की ईंटों के ऊपर बने हुए जो माले हैं और उसके ऊपर ना बड़े कमरे बनवा सकते थे, ठीक है? और कुछ छोटे कुएँ खुदवा सकते थे, कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते थे, मतलब कुल मिलाकर के आप समझिए मनमानी हो, तुमको दान में दे दिए ना, तुम्हारा जो मन करे वो करो, बस बात खत्म। ठीक है? उसमें एक-एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये कर सकते थे, वो कर ना। तुम भाई उसके मालिक हो गए हो, तुम्हारा मन करता है तो तुम उसको मतलब कि खुदवा करके उसमें पानी भरवा दो, या तुम्हारा मन करता है कि चलो वहाँ पे बसेरा बसवा दो कि बहुत सारे लोगों को बसवा देंगे, उनसे होम टैक्स लिया जाएगा, जो मर्ज़ी तुम वो करो, ठीक है? आगे देखिए, कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है। इसमें बच्चों के लिए दिया गया है कि जो भी जैसे नहर ये सिंचाई के लिए संभव है, कुएँ से भी सिंचाई की जाती है, नदियों से भी की जाती है, तो वो बच्चे अपना करेंगे, आपके लिए नहीं है। यहाँ देखिए, ये वही चीज़ आ रही है कि 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे, एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई, ठीक है? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के ही मध्य की सारी बातें हैं। तो आप देखिए कि 12वीं शताब्दी में एक काव्य आता है जिसका नाम है राजतरंगिणी। किसके द्वारा लिखा गया? कल्हड़ के द्वारा। तो जहाँ शिलालेखों में केवल और केवल चाटुकारिता की जाती थी, यानी कि जो प्रशस्तियाँ हैं उसमें केवल और केवल राजा की प्रशंसा की जाती थी, वहीं आप देखिए इसी समय में एक ऐसा काव्य आया जिसमें शासकों की आलोचना भी की गई है। किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, और कश्मीर का इसमें इतिहास है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे। फिर कुछ थोड़े से पॉइंट्स और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है? बस 1-2 पेज और बचा है। यहाँ देखिए आपसे आगे क्या कह रहे हैं, तो धन के लिए जो युद्ध हुआ करता था, आप समझ, अभी हमने देखा था ना धन के लिए क्यों युद्ध हुआ करता था। एक तो व्यापारिक मार्ग मिल जाएँगे, ज़मीन मिल जाएगी और साथ में काफ़ी सारी धन संपदा भी मिलेगी, वही वाला पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि लोगों की नज़र में एकदम खटकने वाला जगह थी, वो थी कन्नौज। उसी के बारे में अब बात आ रही है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग उसी को चाह रहे थे, और वो कौन-सा था? गंगा घाटी में कन्नौज, ठीक है? तो जो कन्नौज नगर है, उस पे आप देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किनके-किनके मध्य? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के द्वारा। और चूँकि 3 वंश के शासक इसमें भिड़े हुए थे, इस वजह से इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है? आगे देखिए। अब देखिए इसमें ये नहीं दिया गया है कि जो राष्ट्रकूट हैं उसके कौन से शासक हैं या पाल कौन से शासक हैं, उनका नाम वगैरह नहीं दिया गया, तो आप जा कर के लूसेंट में खोजने मत लगना, ठीक है? टाइम नहीं लॉस करना है आपको। फिर देखिए, यहाँ आपसे आगे बता रहे हैं कि आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे जो बड़े मतलब कि शासक हैं उनके द्वारा बहुत बड़ी-बड़ी विशालकाय जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया जाता था। और ये हुआ क्यों, मतलब इनके द्वारा ये सब क्यों करवाया जाता था? एक तो अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना था और संसाधन उनके पास कितना है उसका भी प्रदर्शन करना था। कुल मिलाकर के
यही सारी चीज़ें थी। और आगे क्या कह रहे हैं कि जब मतलब कि जो विशालकाय मंदिर हैं वो इसलिए बनवाए जा रहे हैं तो क्योंकि उसमें बहुत सारा धन संपदा लगा करके आप जो है प्रदर्शित कर रहे हो कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने हमारे वैभव है, ठीक है। तो जो भी बाहर से आक्रमणकारी आएंगे या जैसे उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, दक्षिण भारत में जो है बहुत सारी विशालकाय मंदिर हैं। कोई उत्तर भारत से उसमें आक्रमण करने शासक जाएगा तो उसका मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा, मंदिर को लूटो, उसमें बहुत सारा खजाना मिलेगा। और जो शासक ने बनवाया हुआ था वो क्यों बनवाया हुआ था, वो बता रहा था कि देखो मेरे अंदर कितनी ज़्यादा धन संपदा है, मैंने अपने वैभव को मंदिर के रूप में प्रदर्शित किया है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि इस यही कारण है, चूँकि जो शासक हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लगा करके और बहुत ज़्यादा खजाने के साथ मंदिर बनवाते थे। तो जब भी कोई आक्रमणकारी आता था ना, वो सबसे पहला लूटने का जो प्रयास करता था वो मंदिर को लूटने का प्रयास करता था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से मिलेगा, सबसे ज़्यादा खजाना वहीं से मिलेगा। और वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। कह रहे हैं कि जब भी दूसरे शासक आते थे, राजा मतलब कि उस विशेष राज्य पे आक्रमण करने, तो मंदिरों को ही वो सबसे पहला निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न हुआ करते थे। अब हर एक मंदिर उतनी संपन्न नहीं, अब आप छोड़िए, वो सब छोड़ दीजिए। सपोज़ दैट अभी आप देखिए, जो हमारा अयोध्या का मंदिर बना है, उसमें ऐसी बातें सुनने में आई है, मैं तो गई नहीं हूँ, लोग बताते हैं कि 2 करोड़ का तो केवल भगवान राम जी का मुकुट ही है। अगर ऐसी बातें सच में है तो जब भी कोई अगर सपोज़ दैट मोहम्मद गोरी जैसा कोई और आक्रांता आएगा हमारे यहाँ, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? जैसे आप 10 घर को लूटोगे तब भी जो है इतना नहीं लूट पाओगे, हालाँकि अब वो संभव नहीं है, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब तो जो भी अटैक वगैरह हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, इस तरह से लूट-पाट हो ही नहीं रही है। लेकिन अगर सपोज़ दैट कोई ऐसे ही लुटेरा जाके लूटना चाहेगा, तो सबसे पहला उसका प्रयास क्या होगा? भगवान जी का मुकुट ही उतार लेना। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेन मोटिव उसका भगवान जी का मुकुट क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा भगवान जी के मुकुट में लगा है। तो यही चीज़ें हैं। तो यही चीज़ जो आज वर्तमान में है, इसको आप प्राचीन टाइम से जोड़ करके मतलब कि समझ सकते हैं। आगे देखिए। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल बताया गया है, एक शासक का नाम आ रहा है, नाम क्या है उसका? सुल्तान महमूद, ठीक है। तो कौन है? यही महमूद गजनी की बात हो रही है। आप देखिए कहाँ से आया था, तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम उस समय गजनी, ठीक है, वहीं गजनी का वो शासक था और वहीं से ये आया हुआ था भारत में आक्रमण करने। तो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जिसको महमूद गजनी हम लोग कहते हैं, ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। क्या कैसे शासकों में? तो दूसरे राज्य में आक्रमण करने वाले शासकों में और मंदिर को निशाना बनाने वाले शासकों में। कह रहे हैं कि उसने 997 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब जो भी घटनाएँ देखिए, गुप्ता टाइम पीरियड के बाद जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं, वो सब की सब आपको ईसवी में देखने को मिल रही हैं। तो अभी वर्तमान की जो बात है यानी कि 997 से 1030 ईसवी के मध्य आप देखिए, इसका शासन रहा है किसका? मोहम्मद गौरी का। और जब तक ये शासन करता रहा, आप देखिए कि इसने अपना जो विस्तार है वो मध्य एशिया, ईरान और हमारा जो भारत है जिसे उपमहाद्वीप कह रहे हैं, उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से तक मतलब एकदम फैला के रखा था, कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा था। और सबसे बड़ी जो बात है वो आप देखिए कि इसके अंदर कितना पेशेंस था, मतलब एकदम परसेवरेंस से भरा हुआ व्यक्ति था कि चाहे आक्रमण में हम फेल ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन जाएंगे ज़रूर आक्रमण करने। तो आप देखिए कि जब तक ये शासक रहा, लगभग हर साल उपमहाद्वीप पे हमला करता था। और आप सबको पता होगा कि इसने 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है। तो हर बार ये उपमहाद्वीप पर हमला किया करता था और इसका जो पहला मतलब कि निशाना होता था वो विशालकाय मंदिर होते थे, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है वो भी शामिल था। और गुजरात का सोमनाथ मंदिर यही लूट ले गया, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान जी की वहाँ जो मूर्ति थी उसको, उस पत्थर को ले जा करके जो मतलब कि कसाई होते हैं ना, उनको दे दिया था कि ले जाओ तुम इनसे मांस तौलना। छी, कितना गंदीला था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण करने में खर्च किया। ठीक है, तुम लूट पाट के ले गए, अपना जो राजधानी निर्माण किए, वहाँ के लोगों का जो है कुछ कुशल मंगल होता, अच्छी बात है। लेकिन तुमने एक विशेष धर्म के जो है भगवान जी की मूर्ति को कसाई को दे दिया तौलने के लिए, कितना गंदा लगता है ना सुन करके। खैर आगे देखिए, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि सुल्तान महमूद द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जो है
किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो याद रखिएगा अल-बरूनी नामक एक विद्वान है, उनके द्वारा लिखी गई हैं। और ये जो अल-बरूनी हैं, इनको काम किसने सौंपा था कि चलो ये सब जानकारी इकट्ठा करो, तो ज़ाहिर सी बात है महमूद गज़नी के साथ आए थे ये, तो महमूद गज़नी ने ही इनको ये काम सौंपा था। और अल-बरूनी ने जो भी चीज़ें लिखी वो हमारे यहाँ के संस्कृत विद्वानों से विचार विमर्श किया, उनसे परामर्श किया और उसके बाद लिखा इन्होंने एक पुस्तक, जिसका नाम क्या रहा, किताब उल हिंद या किताब अल हिंद, जो भी आप कहना चाहें। तो ध्यान रखिएगा अल-बरूनी जो कि फेमस विद्वान रहे, महमूद गजनी के साथ हमारे भारत देश में आए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपसे कह रहे हैं कि युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में कौन थे, चाहमान, तो यही हैं चौहान वंश के शासक जो पृथ्वीराज चौहान है, उनकी बात हो रही है। कह रहे हैं कि जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, इनका जो शासन है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो दिल्ली से अजमेर, अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो इनका जो साम्राज्य है वो दिल्ली से राजस्थान तक के इलाके में फैला हुआ था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा और उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर ली। तो ये वही गहड़वाल हैं, ठीक है, जिनका नाम आपने सुना होगा जयचंद। ठीक है, याद आ रहा है जयचंद, इन्हीं की पुत्री थी जयचंद की ही, जिनका नाम था संयोगिता, और उनको हरण करके पृथ्वीराज तृतीय ने अपना विवाह वगैरह किया था। तो ये वही है जयचंद। ठीक है, कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, तो वही बात। वैसे ही एक शासक आपको देखने को मिलेंगे जो कि चाहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं, पृथ्वीराज तृतीय। इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनका 2 बार युद्ध हुआ है, किससे, सुल्तान मोहम्मद गोरी से, और 1191 में तराइन का पहला युद्ध, जिसमें ये जीत जाते हैं, लेकिन 1192 में दोबारा से मोहम्मद गोरी आता है, तो वहाँ पे पराजित होना पड़ जाता है। आगे देखिए, ये आपको प्यारा सा मैप दिया हुआ है और ये मैप किससे संबंधित है, तो चोल वंश का जो मैप है उससे संबंधित है, यानी कि ये जो प्यारा सा मैप आपको देखने को मिल रहा है ये चोल वंश का है। आगे देखिए, इसको आप देखिएगा मैप। ठीक है, आगे हम ना एक आध जो है क्लास सोच रहे हैं कि लास्ट तक मैप की ले लेंगे अगर आपको मैपिंग से भी, पहले तो मैं पूरा का पूरा देखूंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैपिंग बेस्ड, क्या जरूरी है या नहीं, नहीं जरूरी होगा तो क्यों फालतू का बर्डन आपको देना। ठीक है, बाकी फिर एग्जाम हो जाएगा, शांति से समझने के लिए मैप वगैरह देख लिया जाएगा, ऐसा क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मतलब पेपर तक ही हमारा आपका साथ रहेगा, आगे भी तो हमारा आपका साथ बना ही रहेगा। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखिए, और यहाँ देखिए उरैयूर से तंजावुर तक की यदि हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये है उरैयूर, और तंजावुर आपको कहीं दिख रहा है, बगल में ही तो है, एक सेकंड, ये वाला पेन, चलिए देखिए, ये देखिए, ये है उरैयूर और ये देखिए तंजावुर, यहीं की बात हो रही है कि उरैयूर से तंजावुर तक। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जो चोल वंश है ना, ये आखिरकार कैसे सत्ता में आए, कैसे शासक बने, उनके बारे में आपको बता रहे हैं कि कावेरी डेल्टा में, जो मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था वही से संबंधित है, कि कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम के एक प्रसिद्ध छोटा सा मतलब कि मुखिया का परिवार रहा करता था, उन्हीं की सत्ता थी। तो किन की सत्ता थी कावेरी डेल्टा में, मुट्टरियार नाम के प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे उनकी सत्ता थी। तो ये देखिए, ये है थोड़ा पता नहीं क्यों बड़ा नहीं हो रहा, ये देखिए बड़ा हो रहा है। तो ये जो इस तरह से ऐसे ऐसे फैली फैली चीज़ें हैं ना, यही तो है डेल्टा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इस डेल्टा वाले इलाके में किसका शासन था, तो यहाँ पे आपको दिया गया है मुट्टरियार नाम के एक मुखिया का शासन था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत रहा करते थे। ये देखिए कांचीपुरम आपको कहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। तो ये लोग देखिए किनके मातहत रहा कर रहे थे भैया, तो कांची जो है उनके मातहत ये लोग रहा करते थे। आगे देखिए, मातहत मतलब उनके अंडर में अपना काम धाम चला रहे थे। फिर देखिए, कह रहे हैं कि उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के, ये थोड़ा लाइन समझिएगा, कि उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के एक व्यक्ति रहे विजयालय चोल। तो ये उरैयार एक जगह का नाम है, चोल वंश है, प्राचीन मुखिया परिवार, इट मीन्स पहले उनके जो घर परिवार में कोई रहा होगा मुखिया, वहीं से संबंधित थे, जिनका नाम था विजयालय चोल। इन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को पराजित कर दिया और वो जो कावेरी डेल्टा था ना, उस पे अपना कब्जा जमा लिया। तो समझ आ रहा है किसको इन्होंने पराजित किया, तो पल्लव वंश के शासक जो है उनके मातहत रहने वाले एक मुखिया थे, जिनका मतलब नाम क्या था, मुट्टरियार। इनको पराजित किया विजयालय चोल ने और अपना जो चोल वंश है उसकी स्थापना की। ठीक है, समझ आया। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि इन्होंने भैया यहाँ पे कब्जा-वब्जा कर लिया और उसके बाद क्या किया, वहाँ पे तंजावुर शहर का निर्माण करवाया और साथ में निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि जो निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर है वो किसने बनवाया? तो याद रखना है आपको, चोल वंश के शासक या चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल। ठीक है, इतिहास बहुत कठिन लगता है इसीलिए क्योंकि इसमें ऐसा सही फसाऊ-फसाऊ टाइप की चीज़ें दी रहती हैं। फिर देखिए कह रहे हैं जो विजयालय चोल हैं इनके उत्तराधिकारियों ने अपने पड़ोसी इलाकों को जीत लिया। अब शासक बनने के बाद उस टाइम के लोग यही किया करते थे कि चलो जीतते हैं, वहाँ का साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि उनका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूप में धीरे धीरे बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। तो दक्षिण और उत्तर दोनों में ही जो भी पांड्य और पल्लव वगैरह रहे हैं, अब देखिए पांड्य, पहले तो पल्लव, देखिए कहीं आपको पल्लव दिख रहे हैं? तो यहाँ देखिए ये जो दक्षिण वाला इलाका है पांड्यन, जिनकी राजधानी हुआ करती थी मदुरई, और उत्तर भारत के जो पल्लव हैं उनकी बात हो रही है कि इन लोगों को तो इन्होंने भैया निपटा ही दिया, अर्थात इनको जीत लिया। ठीक है, आगे देखिए तो राज्य का हिस्सा बन गए, अर्थात इन्होंने इनको पराजित किया। कह रहे हैं कि राजराज प्रथम जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, तो आपसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था, तो ये राजराज प्रथम हो जाएंगे। इन्होंने 985 ईस्वी में शासन जो है यानी कि राजभार अपना संभाला और इसने ज़्यादातर क्षेत्रों पे अपने नियंत्रण का विस्तार किया। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य था कि बस यही था कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा अपना क्षेत्र का विस्तार करेंगे, और इसी की परंपरा को इसके पुत्र के द्वारा आगे बढ़ाया गया। और इनका जो पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, यहाँ पे दिया हुआ है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजा प्रथम का पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम, इसने भी वही काम किया। और इस ये तो आप देखिए कि श्रीलंका और साथ में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया और श्रीलंका को तो पूरी तरह से ही जीत लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। भैया देखिए कहाँ कहाँ को जीत लिया, तो एक तो भाई श्रीलंका को जीत लिया और साथ में दक्षिण पूर्व एशिया पे भी हमला वगैरह किया था और श्रीलंका को तो पूरी तरह से जीत लिया था। और कैसे मतलब जीतेंगे, तो भाई इनके द्वारा ना जल सेना बनाई गई, यानी कि ऐसी सेना जो जल में भी मतलब कि युद्ध करने में सक्षम हो। क्यों? क्योंकि आप देखिए श्रीलंका जो है ये द्वीपीय देश है, द्वीप है अर्थात इसके चारों ओर पानी ही है, तो लैंड से जाने का तो रास्ता ही नहीं है कि रोड बनी हुई थी चले जाएंगे। तो इस वजह से इनके लिए फिर इनको जल सेना जो है वो बनानी पड़ी। तो आपसे हो सकता है ना कल को पूछ लें कि किसकी नौसेना बढ़िया ठीक ठाक थी, तो भाई चोल जो है ना उनकी नौसेना काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए थे। अब हम लोग चलते हैं फटाफट ज्योग्राफी वाला सेक्शन देख लेते हैं। क्लासेस थोड़ा लेंदी रहेंगी, मेरी क्लासेस ऑलरेडी लेंदी चलती हैं। देखिए ये है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी देख रहे हैं और चैप्टर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहे हैं कि चलो क्वेश्चन देखो कि अमेजन बेसिन जो है ये किस अक्षांशीय विस्तार के मध्य में स्थित है। अब ये अक्षांशीय विस्तार क्या है मैंने 1000 बार बताया हुआ है, फिर बता रही हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है इसके बीच से एक रेखा मतलब काल्पनिक रेखा मानी जाती है जिसमें हम लोग 0 डिग्री या इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं ये सब की सब क्या हैं, ये सब की सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि जो अमेजन बेसिन है क्या है, अमेजन जो बेसिन है वो कौन से अक्षांशीय विस्तार के मध्य है आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ या फिर 23.5 से, तो ये 23.5 वाला तो भाई मकर और कर्क वाला है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा कि अमेजन बेसिन का जो विस्तार है, अमेजन कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका का एक मतलब की क्षेत्र है अमेजन, जो कि पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत घना बसा जंगल है। और आप देखिए कहाँ पे इनका विस्तार है, तो 0 डिग्री के उत्तर में 10 डिग्री तक और 0 डिग्री के दक्षिण में 10 डिग्री, अर्थात 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य का जो इलाका है वहीं पे फैला हुआ है अमेजन बेसिन, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक, आगे देखिए यहाँ आपसे क्या करें कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो क्या कह रहे हैं कि किसी स्थान पे यानी कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे कोई नदी दूसरी जल राशि से मिल रही है, अर्थात एक नदी है ये जा रही थी इधर कोई नदी है इसी में जाकर के इसने अपना जो है पानी वगैरह मिला दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जल राशि है ये क्या कहलाएगी। पहला देखिए सहायक नदी, मुहाना, डेल्टा या फिर बेसिन, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। तो भाई ये हो जाता है मुहाना यानी कि माउथ। अब वैसे ही समझिए माउथ यानी मुंह में घुस गई। ठीक है, अर्थात ऐसी नदी जा रही थी यहाँ पे कोई अन्य नदी बह रही है तो ये अपना मार्ग इधर मोड़ नहीं रही है, क्या कर रही है, इसी में जाकर के अपना जो है मुहाना बना रही है, अर्थात इसी में अपना जल प्रवाहित कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इस वाली नदी को हम लोग कहते हैं कि भाई ये मुहाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए
तो एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिल जाती है उसे हम लोग नदी का मुहाना कहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल, मतलब कि डायरेक्ट यही लाइन पूछी गई थी हमारे 2024 में। फिर देखिए कह रहे हैं कि ब्रोमीलाइड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको सही बताना है। कह रहे हैं ये एक प्रकार का पक्षी है, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल संरक्षित करता है। तो हाँ भाई, ये ब्रोमीलाइड ना, ये एक प्रकार का पौधा है जो कि अपनी पत्तियों में जल को संरक्षित करके रखता है, और इसी में जो मेढक वगैरह है ना, वो अपना अंडा वगैरह दे करके बच्चा पैदा करते हैं, जो भी करना है। कुल मिला के ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आगे देखिए कह रहे हैं अमेजन बेसिन में के वर्षा वनों में पाया जाने वाला टूकन क्या है। क्या ये कोई पक्षी है या फिर कोई बंदर है या फिर कुछ और है। तो याद रखिएगा ये एक पक्षी है जिसकी चोंच बड़ी होती है। तो याद रखिएगा टूकन से भी क्वेश्चन बन चुका है हमारे सीटेट में। फिर देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेजन बेसिन के लोगों की मुख्य फसल है। बताइए क्या वो लोग खाते हैं, मक्का, कोकोवा, मैनियोक या कसावा या फिर राइस। तो याद रखिएगा जो अमेजन बेसिन में रहने वाले लोग हैं उनकी मुख्य फसल है मैनियोक या कसावा। अभी हम लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं सकते। जैसे ये जो क्या बोलते हैं टूकन, इस टूकन में ऐसा मैं क्या आपको मतलब कि समझा दूँ कि आपको समझ रहे कि ये पक्षी है। भाई टूकन है, टूकन है तो है, टुक 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 समझ लीजिए कि टुक 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 पक्षियाँ बोलती हैं, तो टूकन क्या होगा, पक्षी होगा, इसकी चोंच लंबी होती है बस। आगे देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जाने रहिए कि भैया ये जो मेनियाक वगैरह है इसी को कसावा कहते हैं, और ये कहाँ मिलता है, तो आलू की तरह ना ज़मीन के भीतर उगाया जाता है। फिर देखिए अमेजन बेसिन में जो घर हैं इसमें एक टाइप का घर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मलोका। ये मलोका जो है ना, ये कौन सा घर है बताइए। क्या ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है छोटा सा घर। दूसरा देखिए तीव्र ढलान वाली छत जो कि बड़े अपार्टमेंट जैसा होता है, या फिर नदियों पे तैरते हुए घर, या ये सब होगा नहीं। बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि तीव्र ढलान वाली छत वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे जो घर होते हैं वो। आप जानते हैं कि जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य वाला इलाका है वो भूमध्य सागरीय इलाका कहा जाता है उसको, यानी कि वहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। और वहाँ पे ना चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि टेम्परेट जोन मिलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। तो जो 0 डिग्री से 10 डिग्री वाला है वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वहाँ शीत कटिबंध मिलेगा, यानी कि वहाँ पे तो और ज़्यादा गर्मी मिलेगी। तो वो ताप कटिबंध मतलब उष्ण कटिबंध है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और मतलब डेली बारिश होती है। तो ऐसे स्थान में जीवन जो है कैसे मतलब कि सर्वाइव इंसान करेगा, तो जो जहाँ पे रहता है उसी के हिसाब से अपना रहने का तरीका ढूंढ लेता है। तो वो लोग जो छत है ना घर की वो ढालू टाइप की बनाते हैं, ताकि अगर बारिश वारिश हो मतलब होगी तो है ही, तो ऐसा ना हो कि घर में पानी आ रहा है तुरंत ढालू छतों छतों की वजह से पानी नीचे चला जाए। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। आगे देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कथन दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। कह रहे हैं कि अमेजन बेसिन में जलवायु पूरे वर्ष गर्म और नम रहती है। हाँ भाई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और भाई पानी बहुत बरसता है। दूसरा, यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चाहे दिन का मौसम हो चाहे रात का मौसम हो, लगभग हर समय यहाँ पे एक ही जैसा मौसम बना रहता है। तो देखिए पूरे वर्ष यहाँ जो है गर्म और नम जलवायु पाई जाती है। मौसम दिन और रात दोनों के ही टाइम में लगभग एक समान रूप से गर्म और ह्यूमिड रहता है, अर्थात आर्द्र रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं कि 1970 में किस मार्ग के बनने से अमेजन वर्षा वनों के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। तो आपको बताना होगा कि वो कौन सा मार्ग है। तो क्या ये ट्रांस साइबेरिया वाला मार्ग है। तो भाई साइबेरिया और अमेजन बेसिन बहुत दूर दूर हो जाएंगे ना। साइबेरिया देखिए वहाँ पे क्या बोलते हैं रूस वाले इलाके में है, और ये जो है अब दक्षिण अमेरिका में है, तो मुश्किल तो लग रहा है। फिर देखिए कह रहे हैं ट्रांस अमेजन महामार्ग, तो हाँ अमेजन से ही संबंधित है, तो यही वाला हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक, तो देखिए 1970 में बना था ट्रांस अमेजन महामार्ग, और इसके बनने से वर्षा वनों के लगभग सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। फिर देखिए अमेजन बेसिन में कर्तन और दहन कृषि, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो आदिवासी जन के लोग होते हैं वो लोग पहले अपने किसी एक स्थान है उसमें आग लगा देंगे, वहाँ की जो घास फूस है वो सब जल भुन जाएगी, जल भुन के उसके जो भी तत्व हैं वो सब उस मिट्टी में मिल जाएंगे, तो उसमें वो लोग अनाज उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सालों तक 2-3 सालों तक अनाज उत्पादन करेंगे, तो धीरे धीरे वो मिट्टी अनुर्वर हो जाती है, तो वो लोग उस मिट्टी को वहाँ छोड़ करके दूसरे जो चरागाह है उसको उपजाऊ बनाने के लिए निकल लेते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाता है ऐसा। एक तो इनसे बहुत पोल्यूशन होता है और साथ में मिट्टी की भी उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो वही है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। चलिए बताइए
अपने यहाँ ना जो मेघालय है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कुल मिला के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, और भी जगहों पे होता है जहाँ पे आदिवासी लोग मिलते हैं, वहाँ ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। हर जगहों को अलग-अलग नाम से जाना भी जाता है, जैसे अपने यहाँ देखिए झूम खेती कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसान पेड़ों को रोपते हैं और खाद डालते हैं, तो भाई खाद तो नहीं डालते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, आग लगा के जला देते हैं। कहाँ है, भूमि साफ करते हैं, पेड़ों को जलाते हैं, पोषक तत्वों के लिए राख का उपयोग करते हैं, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो भी जंगली घास वगैरह थी वो सब जली तो राख आई, तो राख को ही वो समझ लेंगे कि भैया ये खाद है और इसी में अपना अनाज उत्पादन करो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, टोटल 15 क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अमेजन नदी की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा भाई, स्पेन के अन्वेषक जो थे ना उनके द्वारा खोज की गई थी। और अगला क्या है कि अमेज़न के वर्षा वनों में कौन से परजीवी पौधे पाए जाते हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो एक तो ऑर्किड हुए और दूसरे हैं ब्रोमीलाइड, ठीक है। तो वही ब्रोमीलाइड हैं जो मतलब कि जिनके मतलब अपने भीतर पानी बन रखते हैं और उसी में जाकर के मेढक वगैरह अंडे देते हैं। तो उत्तर क्या होगा, दो, यानी कि ऑर्किड और ब्रोमीलाइड जो है इस तरह के परजीवी पौधे पाए जाते हैं अमेज़न वर्षा वनों में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं अमेजन नदी जो है ये बेसिन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया आदि में फैला हुआ है, जो कि कहाँ का है, तो अमेरिका, और कौन सा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि अमेजन बेसिन के निवासी ये चींटियों की रानी या अंडकोश क्यों खाते हैं, तो कह रहे हैं ये धार्मिक रस्म है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके आहार का हिस्सा है, ये दवा वगैरह नहीं है, ये नहीं है, ये भैया उनके आहार का हिस्सा है, उनका वो मतलब रेगुलर खाने पीने वाली चीज़ है। फिर देखिए, अमेजन नदी में पाई जाने वाली मांस खाने वाली मछली का नाम क्या है, तो ये पिरान्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें दरअसल सब आपको रटना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपको मतलब समझाऊँ, जैसे हिस्ट्री में समझाना था मैंने समझाया, लेकिन इसमें हर एक चीज़ ना बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हाँ 10 डिग्री के आसपास वाला इलाका है। बाकी सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कौन सी पक्षी हैं, कौन से जो है मछली पाई जा रही है, क्या वो लोग खा पी रहे हैं, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस वजह से आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए मांस खाने वाली पिरान्या मछली समेत मछलियों की कई सारी प्रजातियां हैं जो अमेजन नदी में पाई जाती हैं। और अमेजन आपको पता ही होगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मतलब कि बड़ी है बहाव क्षेत्र के मामले में। और सबसे लंबी कौन सी है, नील, वरना पता चला कोई कमेंट कर देगा ये क्या मैम नील होती है, तो जाने रहिए नील सबसे लंबी नदी है, बहाव क्षेत्र के मसले में सबसे बड़ी नदी है अमेजन। आगे देखिए, कह रहे हैं अमेजन बेसिन में वर्षा वनों के लुप्त होने का क्या कारण है, तो हर जगह आप देखिए वर्षा वनों के मतलब कि लुप्त होने का मेन कारण हो जाता है कि डेवलपमेंट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का नाश कर रहे हैं। अभी का आप मसला देखिए, भारत देश के भीतर अरावली बचाओ आंदोलन चल रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी पहाड़ियों को काटने की बात चल रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भैया डेवलपमेंट करने के लिए लोग पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है वो चैप्टर, और इतनी देर से मैंने कहा नहीं तो आप लोग भूल मत जाइएगा कि वीडियो को हाइप करना है, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए। और अगर आपने अभी तक टॉप 200 हिस्ट्री वाला एमसीक्यू नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, लगभग उस पर 9000 के आसपास व्यूज़ है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें ना मैंने क्लास 6 का सारा चैप्टर जो है एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है 200 एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। आप लोगों ने उस वीडियो को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसको ज़रूर देखिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो चैप्टर 8 है हमारा मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। मैंने बताया ही है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश कौन है, तो ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं, बस हमें जो जानना है वो हम लोग फटाफट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं, बताइए। कह रहे हैं कि जब स्पेन के अन्वेषक जो है वो इस नदी की खोज कर रहे थे, किस नदी की, हालांकि वो इस नदी की खोज करने निकले नहीं थे, बस खोज हो जाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि जब इस नदी की खोज कर रहे थे तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासी जो है उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। किन पर, स्पेन के जो खोजकर्ता थे उन पे। कह रहे हैं कि आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक एक महिला योद्धा या उनके नामक जो महिला योद्धाएं हुआ करती थी उनकी याद दिला दी, और इसी कारण से इस नदी का नाम पड़ गया अमेजोन, ठीक है। तो कौन सी चीज़ का नाम कैसे पड़ गया है उसके पीछे का कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं होता, देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए,
यहाँ पे अमेज़न बेसिन के बारे में बताया जा रहा है कि आखिरकार जो अमेज़न बेसिन है वहाँ का जीवन कैसे है। तो पहले आप मैप में देखिए कहाँ पे है अमेज़न बेसिन। तो ये देखिए ये है 0 डिग्री और ये है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। अर्थात जो अमेज़न बेसिन का फैलाव है ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य है। और ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, मैप हम रोज़ ही दिखाते रहते हैं लगभग। ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। हमने टोटल बताए हुए हैं 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में जब भी मैं बताती हूँ चौथी बार जो नाम आता है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही आता है। क्यों? क्योंकि मैं क्रम से बताती हूँ। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वही दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहीं पे आपको अमेजन बेसिन देखने को मिलेगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले आप मानचित्र को देख लिए, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। कह रहे हैं कि आपको ध्यान देना है उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है ये कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, एनिमेशन से भी समझाया हुआ है कि 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिण जो कि मकर रेखा कहलाती है, इसके मध्य का जो इलाका होता है उसे हम लोग टॉरिड जोन या उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। आगे देखिए। कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण वाला भाग, जो भी मैं बता के आ ही रही हूँ कि भूमध्य रेखीय प्रदेश से ये कहलाता है। और जो अमेजन नदी है ना वो इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश से ही संबंधित है। तो भूमध्य रेखा ये जो है, समझ आ रहा ही नहीं, 0 डिग्री इक्वेटर जिसको कहते हैं वही वाला। आगे देखिए। शायद मैंने वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु बोल दिया था क्या, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। अगर ऐसा कुछ बोला हो तो ध्यान से देख लीजिएगा, वो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं, भूमध्य रेखीय प्रदेश है ये। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि जो अमेजन नदी है ना वो इसी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही प्रवाहित हो रही है। कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। अब देखिए अंध महासागर, आप सोचेंगे मैंने जब महासागरों का नाम बताया तो अंध तो बताया ही नहीं। अरे भाई, अटलांटिक को ही अंध महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि देखिए ये कैसे जो है पश्चिम में पर्वतों से निकलकर यहाँ जो है पश्चिम में ये जो पश्चिम साइड में जो पर्वत है, एक सेकेंड, ये देखिए जो पश्चिम साइड है इधर पर्वतों से निकल करके कहाँ जा रही है, अंध महासागर में। ये देखिए ना जा रही है, पता नहीं कहाँ ही भागा जा रहा है, ये इधर ही जा रही है अंध महासागर में। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस स्थान पर कोई नदी, अब वही वाला स्टेटमेंट मैंने पूछा हुआ था आपसे कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे ये जो मेडीरा नदी है ना, ये जो मेडीरा नदी है देखिए ये जा करके यहाँ अमेजन नदी में मिल रही है कि नहीं। तो ये क्या है, ये जो स्थान है ये मेडीरा नदी का मुहाना है। ठीक है, क्या है, मेडीरा नदी का मुहाना है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा जो अमेजन है ना इसी की सहायक नदी है मेडीरा। यहाँ पे देखिए आगे। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो ये देखिए ये जो है मेन आपको ये अमेजन नदी जो है मिल रही है ना, इसमें देखिए कितनी सारी नदियां आकर के अपना अपना जल विसर्जित कर रही हैं, कि कितनी सारी नदियां हैं जो अपना मुहाना बना रही हैं। तो ये सारी जो नदियों का समूह है यही क्या कहलाएगा, अमेजन बेसिन। ठीक है, और आगे देखिए आपसे कह रहे हैं कि ये नदी बेसिन जो है ये ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे से भागों में अपवाहित होता है। कुल मिलाकर के दक्षिण अमेरिका के ये जो मतलब की कंट्रीज़ हैं इन्हीं में इनका प्रवाह है। और इनका नाम आपको याद रखना है कौन कौन सा है। एक तो पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, यहाँ पे आपको सब दिखाया भी गया है। ठीक है, ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और ये सबसे बड़ा का ब्राज़ील तो है ये है, और ये पेरू है। आगे देखिए, फिर आपसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया जानो अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो ये वही छोटी नदियाँ हैं जो मुख्य नदी में जा करके अपना जल विसर्जित करती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वही उसका बेसिन कहलाता है। तो ये सब वही बातें हो गई जो मैंने अभी बताई, या उसी को क्या कहते हैं, जल संग्रहण क्षेत्र, यानी कि जल का संग्रह करने वाला इलाका या क्षेत्र। तो अमेजन बेसिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में ही कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो आपको केवल और केवल याद करनी पड़ेंगी। बस यही एक चीज़ है था जो आपको मतलब कि समझ आएगा कि टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन किसको कहा जाता है, और साथ में भूमध्य रेखीय जो है एरिया में ये मिलता है अमेजन बेसिन। बाकी सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो हम सभी जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का इलाका काफ़ी गर्म होता है, तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी उसी टाइप की। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं चूंकि अमेजन बेसिन जो है ना ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और यही कारण है कि यहाँ
गर्म और नम जलवायु रहती है। गर्म क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के आस-पास है, वो ताप कटिबंध है, सूर्य की किरणें वहाँ पे मतलब सामने से ही पड़ती हैं और दूसरा हमेशा पानी बरसता रहता है, इस वजह से नम रहती है। तो यहाँ की जो जलवायु है कैसी है? गर्म और नम जलवायु है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और ह्यूमिड होता है, ठीक है? शरीर में चिपचिपाहट हमेशा बनी रहती है। अब देखिए जैसे ये जो ह्यूमिड टाइम होता है यानी कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता जब होती है ना तो पसीना वगैरह सूखता नहीं है, तो इसी वजह से चिपचिपाहट बनी रहती है। और आप देखिए जब हम लोगों के यहाँ इस टाइप का कोई मौसम आता है जब गर्मी बहुत हो लेकिन धूप ना हो, गर्मी खूब हो और पसीना एकदम हुआ जा रहा है, एकदम मतलब बड़ी भयानक गर्मी उस टाइम पे लगती है, तो वही वाला मौसम। आगे देखिए कह रहे हैं इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। हम लोगों के यहाँ 2-4 दिन बारिश हो जाती है, इतना किच-किच हो जाता है ना, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। देखिए ये लोग कैसे अपना सर्वाइव कर रहे हैं, रोज़ पानी बरसता है, रोज़। आगे देखिए कह रहे हैं कि वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब पता नहीं चलेगा कि मौसम पूर्वानुमान वाले बताने वाले हैं, देखो घासा से बारिश होगा, ना कुछ नहीं, बस जब मर्ज़ी तब पानी बरस रहा है। आगे देखिए कह रहे हैं दिन का टेम्परेचर उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। समझिए दिन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी और ज़्यादा होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी बनी रहती है, मतलब जीवन बहुत कठिन होगा। आगे देखिए वर्षा वन क्यों कहा जाता है इसको ये भी जाने रहिए और देखिए ये अमेज़न वन का ही आपको एक चित्र दिखाया गया है। कह रहे हैं कि चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, यही कारण है कि यहाँ की जो भूमि है सघन, सघन मतलब होता है डेंस अर्थात नज़दीक-नज़दीक टाइप का, या सघन वन अर्थात बहुत करीब-करीब जो पेड़ वगैरह रहते हैं उन्हें हम कह देंगे कि सघन वन है। घना बसा कुल मिलाकर के। कह रहे हैं कि और ये इतने सघन वन होते हैं कि पत्तियां और शाखाओं से ना छत जैसी बन जाती है। देखिए ना छत जैसा बन गया है इन्हीं पत्ती और शाखाओं से। कह रहे हैं इसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमि तक नहीं पहुंच पाता और फिर भाई जो भूमि है वो प्रकाश रहित रहेगी अर्थात अंधेरा भी रहेगा जंगलों में और नमी भी रहेगी ना। जब धूप नहीं होगा, पानी रोज बरस रहा है, धूप हो नहीं रही है तो नम इलाका रहेगा ही। आगे आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल वही वनस्पतियाँ ही मिल सकती हैं जिनसे जो मतलब कि छाया में बढ़ सकती हैं, मतलब ऐसी वनस्पतियाँ नहीं यहाँ मिलेंगी जो धूप मिलेगा तभी बढ़ेंगी। फिर देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कुछ परजीवी पौधे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड और ब्रोमीलाइड जो कि मैंने अभी एमसीक्यू में करवाया। फिर देखिए वर्षावन में कुछ प्राणी भी मिल जाते हैं जैसे टूकन पक्षी, ये देखिए टूकन पक्षी इसकी लंबी सी चोंच है, ठीक है। और इसके साथ-साथ कुछ रंगीन पक्षती वाले मकाओ, ठीक है? तो ये मकाओ ना एक तरह से लंगूर टाइप का होता है और इसके साथ-साथ देखिए भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि आपको भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से काफ़ी अलग मतलब कि लगेंगे, वो मिलते हैं। फिर देखिए कह रहे हैं कि प्राणियों में भी आपको कुछ बंदर, ठीक है? और स्लॉथ, स्लॉथ आपने ईवीएस में पढ़ा होगा जो 24 घंटे में लगभग 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है। ईवीएस में है ये पॉइंट ठीक है? तो यहाँ पे स्लॉथ मिल जाएँगे और साथ में चींटी खाने वाले टैपिर मिल जाएँगे और ये देखिए टैपिर है, ठीक है? ये देखिए टैपिर है। आप लोगों ने यहाँ क्यों, मतलब हम लोगों के यहाँ मिलता नहीं है तो हम लोग क्यों देखेंगे? तो इन सब का नाम आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। फिर देखिए साँप और सरीसृप की जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं वो भी यहाँ मिलेंगे। आप देखिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर कहीं मिलेगी, ठीक है? तो वो यहीं मिलेगी। आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं और फिर यहाँ देखिए जो कीड़ा बिच्छी होती है ना अर्थात सांप की भी बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। मगरमच्छ ये भी मिलेंगे, सांप मिलेंगे, अजगर मिलेंगे और इसके साथ-साथ एनाकोंडा जैसे जो मतलब कि सांप होता है ना एनाकोंडा, वो भी मिलेगा और साथ में बोआ जो है ये भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सब का नाम एकदम रट लीजिए कि यहाँ पे जो प्राणी जगत है उसमें आपको सांप मिलेंगे, मगरमच्छ मिलेंगे, अजगर मिलेंगे, एनाकोंडा, बोआ ये सब मिल जाएँगे, ठीक है? फिर देखिए कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त हज़ारों कीड़े-मकोड़े भी मिलते हैं, मतलब अनगिनत जो है जीव-जंतु इधर मिलेंगे। फिर देखिए कह रहे हैं कि मांस खाने वाली जो पिरान्या मछली है ना, वो भी यहाँ पे मिलती है और भी विभिन्न प्रकार की मछलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैव विविधता के मसले में सबसे ज़्यादा जो है धनी कौन है, तो और कोई नहीं यही अमेज़न बेसिन ही हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा असाधारण रूप से समृद्ध है। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो ब्रोमीलाइड है ये क्या होता है, तो ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में, मैंने बताया था ना कि पानी को संचित करके रखता है। मेढक जैसे जो प्राणी हैं वो इनके जल के पॉकेट को यूज़ करते हैं अंडा देने के लिए,
ठीक है? चलिए, वर्षावन के जो निवासी हैं इनका जीवन तो टफ़ ही होता होगा, इन्हें देख लीजिए कैसे हैं। तो यहाँ पे ना जो मतलब कि लोग हैं वो देखिए छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर के अपने भोजन के लिए फसल उगाने का काम करते हैं और कुछ पुरुष जो है वो शिकार करते हैं, नदियों में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, जबकि जो महिलाएँ हैं वो अपना फसल वगैरह उगा लेती हैं। मुख्यतः कौन-सी फसलें उगाई जाती है वो आप देख लीजिए। तो टेपियोका, अनानास और शकरकंद, शकरकंद तो हम सब जानते हैं, वो है गंजी, ठीक है? और आगे देखिए कह रहे हैं मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, तो ये महिलाएँ जो हैं वो अपना साग-सब्ज़ी भी उगाए रहती हैं, वरना पता चला शिकार पे गए, शिकार कुछ मिला नहीं, तो क्या हो जाएगा? भूखे मरने पड़ेगा। तो इस वजह से महिलाएँ जो हैं वो अपना ये सब काम भी करती रहती हैं, भैया खेत-ओत में जो कुछ हो जाए, वही ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि वो कर्तन और दहन पद्धति वही स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसका यूज़ करते हैं। मुख्य आहार इनका क्या है? तो मैनियोक है, नाम याद रखिए, मुख्य आहार है मैनियोक, इसको कसावा भी कहा जाता है और ये आलू की तरह ज़मीन के भीतर जो है वो पैदा होता है। चींटियों की रानी और अंडकोष को भी ये लोग खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी जो नगदी फसलें हैं वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। सब आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि जो वर्षा वन है ये अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर वाला जो घर है उसको बनाते हैं और वहीं कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले घर बनाते हैं जो कि अपार्टमेंट जैसा होता है, तो ये मलोका याद रखिएगा। और इनकी छत कैसी होती है? तो तीव्र ढाल वाली होती है ताकि पानी बरसे तो घस्सा से नीचे उतारा जाए, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो अमेज़न बेसिन है, इसके लोगों का जीवन अब धीरे-धीरे बदल रहा है क्योंकि पुराने समय में वहाँ पे आवाजाही के लिए सड़कें वगैरह नहीं थी। लेकिन 1970 में आप देखिए एक ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना, जिसकी वजह से वर्षावन के अभी सभी भागों में पहुँचना संभव हो गया है। फिर देखिए अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए तो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का भी यूज़ होता है और हमने पहले भी बताया हुआ है कि ये ऐसा वाहन है जो हर एक जगह पे पहुँच जाता है। एकदम विषम जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे भी वो अपना टूट पड़ेगा। आगे देखिए कह रहे हैं इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की जो मूल आबादी है उसको उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा और इस वजह से वो पौराणिक तरीके से वहाँ भी खेती वगैरह कर रहे हैं। आगे देखिए, अब वही चीज़ आपसे बता रहे हैं कि जो विकास की गतिविधियाँ हैं इसके कारण कैसे जैव विविधता मतलब कि इसका हानि हो रहा है, धीरे-धीरे वन नष्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 चित्र दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे पहले ऐसा था चारों तरफ केवल वन ही वन थे, फिर विकास हुआ तो इतना जो है विकास हो गया, यहाँ पे केवल इतना वन रह गया। धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो विकास के नाम पे सारे पेड़-पौधे काट दिए गए, केवल 4 पेड़ वन रह गए, बाकी सब कुल विकास हो गया। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन जो गतिविधियाँ हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई जा रही है। आगे देखिए ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष जो अमेज़न बेसिन है ना इसके वर्षावन का भाग लुप्त होता जा रहा है और वर्षा के कारण देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो वन है, जब वनों की कटाई होती है तो हमारा नुकसान क्या होता है? तो जब वनों की कटाई होगी, वन क्या होता है जो पेड़ वगैरह है ना वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, मिट्टी को पकड़े रहते हैं। तो अगर बारिश होगी भी तो मिट्टी का उतना कटाव नहीं होगा। लेकिन जब मतलब कि कुछ है ही नहीं, एकदम सपाट है, तो बारिश में ना जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है और एक कंकड़ पत्थर इस टाइप की मिट्टी रह जाएगी। तो कुल मिला के उपजाऊपन खत्म हो जाता है, उर्वरता ऊसर टाइप की जो बातें हैं ना वो आ जाती है। तो इस वजह से पेड़ का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक छोटा-सा पॉइंट दिया गया है कर्तन और दहन पद्धति का, तो मैंने जो वही बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा खुद से। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन, तो हम लोगों ने गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला क्वेश्चन देखा नहीं था, इस वजह से इसको हम लोग छोड़ के रखेंगे अगली वीडियो के लिए, ठीक है? तो अमेज़न वर्षावन का जो जीवन था वो हमने देख लिया। इसमें सारे पॉइंट्स आपको रट्टा मारने ही वाले हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो हो गया, आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपने क्लास में काफ़ी कुछ नया जाना समझा होगा। मैंने सोचा था कि जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें एक चैप्टर था उसको आज एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जाने दीजिए, वैसे ही काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है। और आज हमने ये चूँकि एक पोल लगाया हुआ था हमने अपने टेलीग्राम चैनल में कि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार बताइए कि कितने बजे क्लासेस चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने क्लास जो है वो 6 पीएम की बात की है, तो आज से हम लोग क्लास 6 पीएम पे रखेंगे, ठीक है? अगर क्लास के दौरान कोई डाउट होता है तो आप लोग लाइव चैट में हमसे पूछ सकते हैं। हम चैट में मतलब कि रहेंगे एक्टिव, तो आप लोगों के मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप उससे पूछिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एक बार फिर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट तो आप ज़रूर ही करिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं।